YouTube की सफलता के बाद अब नासिक में हम अपना पहला ऑफलाइन सेंटर खोल रहे हैं, नासिक गंगापुर रोड शहीद सर्कल पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी पवन वाग एकेडमी के साथ अपने स्टडी करना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और आप भी बहुत अच्छे एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए पवन वाग एकेडमी, गंगापुर रोड शहीद सर्कल नासिक। ये है हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ आप हमें आके मिल भी सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, तो देरी किस बात की, ज्वाइन पवन वाग एकेडमी। हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 के वन शॉट का सीजन हमारा चल रहा है और वन शॉट का ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, मतलब चैप्टर 1 अपलोड हो चुका है। आज हमारे इस सीजन का चैप्टर 2 चल रहा है, पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसमें वन शॉट है बच्चों, लेकिन मैं आपको बता दूं इस वन शॉट में हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, मतलब 1996 से लेके 2022 तक सारे सवाल मैंने इस चैप्टर के अंदर दिए हैं। सारे क्वेश्चंस को आंसर्स के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा गया वो भी मैंने आपको दिया है। उसके बाद अगर कहीं डेरिवेशन आता है तो बच्चों को डेरिवेशन लर्निंग में बड़ा प्रॉब्लम आता है, और तो और बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि अभी डेरिवेशन लर्न कर लिया बट कुछ दिन बाद वापस उसको भूल गए हैं, तो उसको याद कैसे करना है, इसके लिए मैंने स्पेशली डेरिवेशंस के लिए एक एल्गोरिदम बना के दिया है जो स्टेप वाइज है। बहुत ही 4 या 5 स्टेप के अंदर आप वो डेरिवेशन लर्न कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से डेरिवेशन कैसे याद रखना है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस चैप्टर से रिलेटेड सारे मैंने दिए हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की लिस्ट मैंने बना के दी है एंड देन उस फॉर्मूलेस के ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 1996 से लेके 2022 तक सारे न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व करके दिए हैं। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करना है ये भी मैंने बताया है। एंड देन फाइनली बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम एमसीक्यूज भी लो, इसीलिए मैंने हर एक चैप्टर के अंदर लास्ट में उस टॉपिक से रिलेटेड 1996 से लेके 2022 तक सारे एमसीक्यूज भी दिए हैं। इसका मतलब पेपर में आपको जो कुछ भी पूछा जाता है बच्चों, 1 मार्क्स क्वेश्चन, एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस, वो सब कुछ मैंने वन शॉट के अंदर आपको दिया है। आपको बस अपनी नोटबुक एंड पेन उठाना है, हेडफोन लगा के बैठना है, सारे क्वेश्चंस को जैसे मैं बताऊंगी वैसे लर्न करना है और खुद को बताना है कि ये चैप्टर मेरा मैम के साथ साथ खत्म होगा। और 16 दिन के अंदर बच्चों, 16 दिन में आपके फिजिक्स के सारे चैप्टर्स में कंप्लीट करवा के दूंगी। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे वन शॉट आएंगे उसको स्टडी करते चलो। और मेरा टारगेट है, आपकी एग्जाम 22 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन उसके पहले 15 तारीख के पहले ही मैं सारे वन शॉट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करके देने वाली हूँ। आप बस जो वीडियो आएगा उस पर फोकस करो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो बच्चों चलते हैं आज के हमारे वन शॉट की तरफ। वन शॉट लेक्चर में मैंने जो कुछ भी दिया है सब कुछ आप अच्छे से लर्न करने वाले हैं। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, चलो। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बता दूं, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, उसको जरूर डाउनलोड करें बच्चों। ये सारे वीडियो लेक्चर्स वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो देखो, आज का पहला क्वेश्चन देखो जो हमें मार्च 2008 में पूछा गया सवाल था। जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से बच्चों, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, देन उसके बाद एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा, सरफेस टेंशन होगा, सरफेस एनर्जी होगी, ये सारी डेफिनेशंस जो है इस चैप्टर की वो करके रखो। डेफिनेशंस तो सभी करके रखो, 1 मार्क्स के लिए आपको पूछी जा सकती है। उसमें ऐसे 2008 में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। बच्चों, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है? मान लो मैंने एक लिक्विड लिया है, इस लिक्विड के अंदर मैंने एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया। ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है इस कंटेनर के अंदर, और इस कंटेनर के अंदर एक मॉलिक्यूल मैंने कंसिडर किया। इस मॉलिक्यूल का मैंने एक स्फीयर इमेजिन किया इसके सराउंडिंग में। मान लो कुछ डिस्टेंस तक, जहां तक कोहेसिव फोर्स एक्ट होता है, इतने डिस्टेंस तक एक स्फीयर इमेजिन किया। मतलब ये जो कोहेसिव फोर्स है, ये मॉलिक्यूल क्या करता है? फोर्स एक्ट करता है, दिस डायरेक्शन आल्सो, दिस डायरेक्शन आल्सो, दिस डायरेक्शन आल्सो, दिस डायरेक्शन आल्सो। कोहेसिव फोर्स क्या होता है बच्चों? कोहेसिव फोर्स होता है दो सेम मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
जिसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। मान लो वाटर मॉलिक्यूल का वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ग्लास मॉलिक्यूल का ग्लास मॉलिक्यूल के साथ, एयर मॉलिक्यूल का एयर मॉलिक्यूल के साथ जो बॉन्डिंग होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो इस मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में सभी क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, मतलब इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सारी जगह पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और जब तक जितने डिस्टेंस तक उसका इन्फ्लुएंस बना रहेगा, जितने डिस्टेंस तक वो फोर्स एक्ट कर सकता है, मतलब समझ में आ रहा है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं, उस डिस्टेंस तक का एक स्फीयर इमेजिन करना, उसको हम लोग बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब क्या, एन इमेजिनरी स्फीयर विथ अ मॉलिक्यूल, an imaginary sphere with a molecule. Here what is this, this center is nothing but the molecule, imaginary sphere with a molecule at its center and radius equal to the molecular range. molecular range मतलब क्या बच्चों, जहां तक वो कोहेसिव फोर्स एक्ट कर सकता है। जैसे हमारे मोबाइल की रेंज होती है, अगर टावर इधर है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस तक हमें रेंज मिलेगी, लेकिन उस डिस्टेंस के बाहर हम लोग गए तो वहां पे रेंज नहीं मिलेगी, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ तक हम गए तो यहाँ मॉलिक्यूल की रेंज है, मॉलिक्यूल फोर्स एक्ट कर सकता है, बट इसके बाहर अगर हम गए तो मॉलिक्यूल यहाँ फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो उस मॉलिक्यूलर रेंज ये क्या रहेगी, इसकी रेडियस, और सेंटर कौन रहेगा, इसका मॉलिक्यूल। तो ऐसे स्फीयर को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। An imaginary sphere with a molecule at its center and radius is equal to the molecular range is called sphere of influence of the molecule. जल्दी से बच्चों जो क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ, इन क्वेश्चंस को 100% करके जाना है। अगर ये चैप्टर आपको 7 मार्क्स के लिए है, 7 मार्क्स के लिए ही है, बट इतना अगर करके, तो मैं बताती हूँ बच्चों 100% 7 मार्क्स आएंगे, बट क्या पता थोड़ा बहुत इधर उधर का अगर पुट किया तो 5 मार्क्स तो 100% इस चैप्टर से आ ही जाएंगे आपको, न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करके, ठीक है, गारंटी के साथ बताती हूँ मैं। वैसे गए तो 7 आउट ऑफ 7 भी आ सकते हैं। उसी क्वेश्चन के अंदर मार्च 2008 में आपको ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, क्या, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को डिफाइन करो। देखो बच्चों, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब क्या होता है, हमें पता है लिक्विड का एक सरफेस है, मान लो यहाँ पे एक लिक्विड सरफेस है कुछ ऐसे, इस लिक्विड सरफेस के ऊपर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है, और ये पॉइंट कॉन्टैक्ट है, जहां लिक्विड सरफेस और वॉल ऑफ सॉलिड सरफेस टच होती है उसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं थीटा, और इसी को कहा जाता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसकी सिंपल डेफिनेशन भी बताती हूँ, ये भी बताऊंगी। देखो, एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन tangent of liquid surface with the wall of solid surface at the point of contact called as angle of contact। ये डेफिनेशन भी चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, मेरे साथ बोलो, एंगल बिटवीन tangent of liquid surface with the wall of solid surface at the point of contact called as angle of contact। समझ आया बच्चों। या फिर ये डेफिनेशन भी सिंपल है, क्या दिया है, the angle of contact between liquid and solid surface is defined as the angle between tangent drawn to the free surface of liquid and surface of the solid at the point of contact measured within the liquid called as important। measure within the liquid, हमें कहाँ मेजर करना है इसको, विद इन द लिक्विड, लिक्विड के अंदर मेजर करना है। तो ऐसे पॉइंट, ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ आया। सिंपल डेफिनेशन को सिंपल करके याद रखो तो समझ आएगा, ठीक है। इतना भी करोगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद चलते हैं बच्चों, अक्टूबर 2008 में पूछा गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉपिक वाइज ले रही हूं मैं, आप लोग अपना टेक्स्ट बुक खोल के बैठ सकते हैं। जो टॉपिक वाइज चल रहा है, इतना बड़ा करने की अभी टाइम नहीं है बच्चों, इतना बड़ा सिलेबस करने का अभी टाइम गया। तो जितना जितना इंपॉर्टेंट है उतना करके आपको जाना है, दैट्स इट। खुद के माइंड को बता दो कि भाई 70 मार्क्स का पेपर है, मुझे 50 क्रॉस तो भी करने हैं। अगर इतना भी करके गए तो मैं 100% बताती हूँ 60 क्रॉस करोगे, बट अगर इनकेस थोड़ा बहुत चांसेस तो बता सकती हूँ बच्चों, 100% मैं बता दूंगी 60 क्रॉस कर लोगे, 99% बता दूंगी 60 क्रॉस करके, बस 1% के चांसेस है, बट 50 तो 100% क्रॉस कर, ये मैं 100 गारंटी के साथ बताती हूँ। उसके बाद उसी टॉपिक में, मतलब अभी हमारा कौन सा चल रहा है, सरफेस टेंशन, ये टॉपिक सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। सेकेंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का सरफेस टेंशन जो टॉपिक है उसके ऊपर। तो उसमें अभी सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है
डिफाइन सरफेस टेंशन, मैंने बोला ना जो सिंपल डेफिनेशन से वो करके जानी है आपको, एंड देन उसी से रिलेटेड और भी कुछ सवाल है वो मैं लेके आई हूँ। उसके बाद अक्टूबर 2008 में क्या पूछा गया था, देखो, डिफाइन सरफेस टेंशन, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन सरफेस टेंशन। बच्चों, जो लिक्विड होता है, हर किसी को टेंशन है, हमें जैसे टेंशन है एग्जाम का, वैसे लिक्विड को भी टेंशन, बिना टेंशन का इस दुनिया में कोई नहीं है, सबको टेंशन है। तो ऐसे मत सोचो कि मुझे इतना टेंशन है, इसको क्यों नहीं, भाई सबको टेंशन है, तो खुद की मत देख, सबकी देख, है ना, सबको टेंशन है, सबके बारे में सोच और खुद चिल कर, हो जाएगा। और नहीं भी हुआ तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपकी लाइफ की क्या लास्ट एग्जाम नहीं है, आराम से पढ़ो, दिमाग शांत रख के पढ़ो, बस आपको करना है ना, तो टेंशन लेके मत करो, विदाउट टेंशन करो, जो होगा सो होगा, वाई यू टेक टेंशन। चलो, तो सरफेस टेंशन मतलब क्या, देखो इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लर्न कर लो, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एल, बस ये फॉर्मूला लर्न कर लो, इसके ऊपर से आपको डेफिनेशन लर्न हो गई। क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ कॉल्ड एज सरफेस टेंशन, और फोर्स कौन सा है, टेंजेंशियल फोर्स, तो हम लिखेंगे टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अब इतना अगर याद हो रहा है तो कोई बात नहीं है, बट अगर इनकेस याद नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कॉल्ड एज सरफेस टेंशन, दैट्स इट। इतना भी अगर आप लर्न करके गए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ओके। उसके बाद देखो इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, उन्होंने पूछा इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज। अब देखो बच्चों, इम्प्योरिटीज हम लोग यहाँ 3 टाइप के लेने वाले हैं, पहली सोल्यूबल इम्प्योरिटी, दूसरी पार्टली सोल्यूबल इम्प्योरिटी, देन इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी। सोल्यूबल इम्प्योरिटी मतलब पूरी तरह डिजोल्व होती है, जैसे कि नमक, सॉल्ट पूरी तरह डिजोल्व होता है, शुगर पूरी तरह डिजोल्व होती है। अगर ये हमने पानी के अंदर डाला तो क्या होता है बच्चों, ये पानी के अंदर डालने के बाद पानी ऐसे स्टिकी बन जाता है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है ना, तो इसका क्या असर होगा वो हम देखने वाले हैं। देन पार्टली सोल्यूबल मतलब कि जैसे कि होता है फेनॉल, फेनॉल होता है, उसके बाद डिटर्जेंट, वो पूरी तरह मिक्स नहीं होते, पार्टली सोल्यूबल होते हैं, पूरी तरह मिक्स नहीं होते, पूरी तरह डिजोल्व नहीं होते, ये इनको पार्टली सोल्यूबल, इनको ऐड करने के बाद क्या होगा देखो। एंड देन इनसोल्यूबल मतलब जैसे कि मान लो इसके अंदर हमने कोई पत्थर डाल दिया, इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल है, सोल्यूबल नहीं होता, वो बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं होता, तो उसको हम बोलेंगे इनसोल्यूबल। तो तीनों का देखो डिफरेंस मैंने बहुत सिंपल तरीके से लिख के दिया है, बहुत सिंपल। ये क्वेश्चन आपको अक्टूबर 2008 में पूछा गया था बच्चों, और क्वेश्चन बहुत ही आसान था, मतलब 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहला, इफेक्ट ऑफ सोल्यूबल इम्प्योरिटीज, ड्यू टू सोल्यूबल इम्प्योरिटीज सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज की वजह से सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है, क्योंकि ऑब्वियसली विस्कोसिटी बढ़ती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होते जाता है और वो नीचे खींचा जाता है, मतलब सरफेस को टेंशन बढ़ता जाएगा। एग्जांपल, सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन। Effect of partly soluble impurity due to partly soluble substances such as phenol or a detergent is mixed with the water, surface tension decreases. Soluble से increase होता है, partly soluble से decrease होता है, and insoluble से भी क्या होगा, decrease ही होगा obviously. When insoluble impurities added into water, surface tension decreases. When impurities get added, the cohesive force decreases which affects ऑन मिनिस्कस। मिनिस्कस मतलब जो ऊपर का कॉन्केव कॉन्वेक्स सरफेस होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज मिनिस्कस। समझ आया, चलते हैं आगे। उसके बाद आते हैं डेफिनेशन। इसके ऊपर मार्च 2009 में आपको ये सवाल पूछा गया था, क्या, डिफाइन सरफेस, अगेन द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस पर यूनिट लेंथ ऑन अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। डेफिनेशन प्रीवियस क्वेश्चन में दी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की। उसका ऐसा यूनिट क्या है बच्चों, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो न्यूटन पर मीटर इसका ऐसा यूनिट रहेगा। और एक यूनिट है जूल पर मीटर स्क्वायर, आगे और एक फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, उसके अंदर ये उसका यूनिट है। उसके बाद इसका डायमेंशन आता है L0 M1 T-2। ये कैसे आया, अभी इसके लिए मैं सेपरेट डायमेंशन आपको आना चाहिए, ऑब्वियसली बच्चों आना चाहिए। उसके बाद देखो बच्चों, ये क्वेश्चन था अक्टूबर 2013 में पूछा गया एंड मार्च 2013 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या था,
एक्सप्लेन, ये सब कुछ हमारा सरफेस टेंशन के अंदर चल रहा है। सरफेस टेंशन इस टॉपिक में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं हर साल, इसलिए मैंने उसको डिटेल में लिया है बच्चों। तो क्वेश्चन देखो क्या आता है, शो दैट द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। हमें शो करना है, क्या शो करना है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू होता है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये हमें शो करना है बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने बहुत इजी तरीके से और एल्गोरिदम भी दिया है मैंने, डोंट वरी, याद रखने के लिए एल्गोरिदम दिया है, लेकिन आप सीक्वेंस कैसे रखो पहले उसको समझ लो, समझने के बाद स्टेप बाय स्टेप उसको एल्गोरिदम के फॉर्म में लर्न करो। देखो अभी मैं पहले आपको समझा देती हूँ, ये हमें शो करना है। अक्टूबर 2009 में भी पूछा गया, 2013 में भी पूछा गया, मार्च 2013 में भी पूछा गया सवाल है, और इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया मैंने आपको बता देती हूँ। हमने क्या किया, एक हम लोग बचपन में खेल खेलते थे, याद है, वो बबल्स बनाने का खेल, अभी उसको याद नहीं आ रहा है, उसको क्या बोला जाता है मुझे याद नहीं बच्चों, वो जो छोटा सा टॉय होता है, अभी मिलता है, बहुत जगह पे मिलता है। बचपन में हम लोग क्या करते थे, जहां डिटर्जेंट पाउडर का बना हुआ पानी होगा उसके अंदर हम उसको डिप करेंगे, और डिप करने के बाद उसमें एक फिल्म फॉर्म होती है, फिर हम उसको फूंक लगाते हैं और उससे बलून्स तैयार होते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ गेम हम लोग करते थे, वही गेम हमें यहाँ पे स्टडी करना है, दैट्स इट। देखो क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे हमने एक फ्रेम ली है, ठीक है, फ्रेम क्या ली है, पी पी डैश एस एस डैश, ये फ्रेम ली है, और इस फ्रेम के अंदर एक क्यू आर एक वायर है। वो वायर जब वहां पे सरफेस फिल्म फॉर्म होगी, डिटर्जेंट का बना हुआ एक फिल्म फॉर्म होगा जिससे बलून्स बाहर निकलेंगे, वो फिल्म की वजह से वो मूव होती है, तो हमने क्यू आर को मूवेबल रखा है, ठीक है। अब जैसे ही उसको हम डिटर्जेंट पाउडर में या फिर किसी लिक्विड में डीप करेंगे, डीप करने के बाद उसके अंदर क्या फॉर्म होगा, एक सरफेस फिल्म फॉर्म होगा, लिक्विड फिल्म फॉर्म होगा। उस लिक्विड फिल्म क्या करेगी, सारे आर्म्स के ऊपर फोर्स लगाने का काम करेगी। ऑब्वियसली सरफेस से, लिक्विड सरफेस से टेंशन लगाएगा, मतलब इसके ऊपर भी वो क्या लगाएगी, टेंशन लगाने के बाद ये जो क्यू आर है वो मूवेबल है, ये तो मूवेबल नहीं है, तो वो एज इट इज रहेंगे, ये मूव नहीं करेंगे, बस ये मूव करेगा क्योंकि ये मूवेबल है। मूव करने के बाद वो इधर खींचा जाएगा, क्योंकि यहाँ एक फिल्म फॉर्म हुई है, तो ये इधर खींचा गया। इधर खींचा जाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे और उसको खींच के हम लोग यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है, मतलब एफ डैश। क्लियर टू एवरीवन। तो देखो यही हमने किया है, बस इसको यूज करके अभी हमें क्या करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है। तो सबसे पहला काम हमारा होता है स्टेप 1, टारगेट सेट करना। तो टारगेट हमारा कौन है, यहाँ पे टारगेट है हमारा ये फॉर्मूला, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू ई अपॉन डी ए, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये हमारा टारगेट है। उसके बाद हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। कंसीडर अ फ्रेम पी डैश एस एस डैश फिटेड विथ अ मूवेबल आर्म क्यू आर, फिटेड विथ अ मूवेबल आर्म क्यू आर, ठीक है। उसके बाद दिस फ्रेम इज डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन। मैंने क्या बताया, इसको हम कहाँ डिप करेंगे, बचपन का खेल खेलना है, बस थोड़ा आगे फॉर्मूला डिराइव करना है, दैट्स इट। डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन, देन सोप फिल्म PQRS इज फॉर्म। सोप सॉल्यूशन में डीप करने के बाद यहाँ सोप फिल्म फॉर्म होगी PQRS, जो राउंड शेप होता था हमारे पास, है ना। अब यहाँ आपको स्क्वायर शेप में लेना है, तो वहां एक फिल्म फॉर्म होगी, इमेजिन कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद देखो फिल्म PQRS इज फॉर्म। ड्यू टू सरफेस टेंशन अ फोर्स F विल एक्ट ऑन ईच आर्म। सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स F हर एक आर्म के ऊपर एक्ट होगा, राइट। उसके बाद मैग्नीट्यूड कितनी रहेगी इसकी, T इज इक्वल टू F डिवाइड बाय 12। अब आप लोग बोलोगे कि मैम सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है F डिवाइड बाय L, आपने 2L क्यों लिया। बच्चों देखो सरफेस लेयर जो है वो दोनों साइड से फॉर्म होता है, इसलिए हम लोग यहाँ लेंथ डबल लेते हैं, 2L लेते हैं। और सोप सॉल्यूशन होगा तो वहां हमें सरफेस टेंशन भी डबल लेना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि डबल लेयर फॉर्म होता है सोप सॉल्यूशन के लिए, इसलिए हम लोग 2 लगाएंगे। जहां सोप सॉल्यूशन बोला है वहां आपको 2 लगाना है, ये याद रखो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज T इज इक्वल टू F डिवाइड बाय 2L, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या रहेगा, T इंटू 2L, ये बनेगा यहाँ पे किसका फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला।
अब देखो उसके बाद चलते हैं आगे। फोर्स का फॉर्मूला मिल गया। देखो बच्चों क्या किया, डायग्राम निकाला, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन लिया, उसके ऊपर से हमने फोर्स का फॉर्मूला लगाया। अब फोर्स के फॉर्मूले को ही हम लोग आगे कंटिन्यू करके फॉर्मूला डिराइव करने वाले। देखो अब फोर्स हो गया बच्चों, फोर्स की वजह से वो वायर इधर खींची गई। हमने क्या किया, अभी अपोजिट डायरेक्शन से उसके ऊपर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेस्ड हुई। देखो कितनी डिस्प्लेस हुई, फोर्स लगाने के बाद वो इतनी डिस्प्लेस हुई। मान लो दिस इज डिस्प्लेसमेंट dx, dx जितने डिस्प्लेसमेंट से वो मूव करी यहाँ, ठीक है, ये इट इज dx, ठीक है। अब ये dx जितने डिस्प्लेसमेंट से मूव करी, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या बना बच्चों, वर्क डन। तो हमें वर्क डन निकालना है। तो अभी देखो यहाँ वर्क डन निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा वर्क डन। पहला स्टेप रहेगा डायग्राम, दूसरा स्टेप रहेगा फोर्स निकालना, टेंजेंशियल फोर्स निकालना, तीसरा स्टेप रहेगा वर्क डन। वर्क डन देखो, लेट PQ बी पुल्ड आउटवर्ड विद डिस्टेंस dx बाय अप्लाइंग फोर्स F डैश, देन वर्क डन बाय दिस फोर्स। वर्क डन का फॉर्मूला होता है F डैश इंटू dx, ठीक है, dw इज इक्वल टू F डैश इंटू dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो dw इज इक्वल टू फोर्स कितना निकाला हम लोगों ने, वही अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया, F इज इक्वल टू 2 इंटू 12, ये फॉर्मूला इधर पुट कर दो, 12 इंटू टी dx, बट 12 इंटू dx इज इक्वल टू क्या बनेगा, dA। 12 इंटू dx, लेंथ इंटू ब्रेड क्या होता है बच्चों, एरिया। इसका मतलब दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड, दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा, एरिया। सो लेंथ इंटू ब्रेड इज इक्वल टू हमने dA लिया, ये छोटा सा डिस्टेंस तो छोटा सा एरिया, विच इज इंक्रीज इन एरिया ऑफ टू सर्फेसेस ऑफ फिल्म, ठीक है। तो dw इज इक्वल टू 12 इंटू dx की जगह पे हम पुट करेंगे dA, ठीक है। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन ही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, और इसी को हम लोग कहेंगे सरफेस एनर्जी, दैट इज इक्वल टू T इंटू dA, उसको हमने E कहा। तो T dA, T को हमने एज इट इज रखा, dA को इधर शिफ्ट किया, इस साइड जाके डिवाइड होगा, तो ये हमें मिलेगा E डिवाइड बाय dA, वेरी सिंपल, ठीक है। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया। सो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी ही क्या थी हमारी, वर्क डन। तो हम लोग यहाँ पे वर्क डन अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, अभी मैं आपको एल्गोरिदम बताती हूँ। देखो ये बहुत सिंपल है, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, इसका स्क्रीनशॉट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। न्यूमेरिकल्स तो सबसे ज्यादा है इस फॉर्मूले के ऊपर, तो ये फॉर्मूला तो रट के जाना ही है आपको 100%। न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है इस फॉर्मूले के ऊपर, क्यों अभी मैं लेने वाली हूँ न्यूमेरिकल्स, तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि न्यूमेरिकल्स भी है। उसके बाद ये वाला एल्गोरिदम, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। आपकी रिवीजन की नोटबुक, मैंने आपको सबको बोला है लास्ट लेक्चर में रिवीजन की नोटबुक बनानी है, और उस रिवीजन की नोटबुक में आप लोगों को ये एल्गोरिदम लिखना है, पूरा डेरिवेशन नहीं। जब एग्जाम का दिन रहेगा तो आप लोग बस क्या करोगे, एल्गोरिदम। बच्चों फिजिक्स को आज पढ़ने के बाद तुरंत उस दिन मत पढ़ो। मैं बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करके बोलती हूँ आपको, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको रोज रिवाइज करना है, रोज रिवाइज करना है, रोज रिवाइज करना है। एग्जाम के दिन तक आपको फिजिक्स की नोटबुक हाथ में लेने के बाद पहले चैप्टर से, पहले टॉपिक से रिवाइज करनी है। तो ये एल्गोरिदम देखो, इसका पहले डायग्राम निकालोगे, देन फॉर्मूला ऑफ फोर्स लिखोगे T इंटू 12, ये डिराइव करेंगे। पहला स्टेप तो डायग्राम, टारगेट कौन है हमारा, E डिवाइड बाय dA, पहले टारगेट सेट कर लो। उसके बाद डायग्राम, दूसरा स्टेप रहेगा डायग्राम का एक्सप्लेनेशन लिखोगे, लेट P डैश S डैश बी द फिल्म, ओके, विच इज डीप इन द सोप सॉल्यूशन, देन फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, ये सब कुछ आपको लिखना है डायग्राम के अंदर। उसके बाद फॉर्मूला फोर्स हम लोग डिराइव करेंगे T इंटू 12। फॉर्मूला ऑफ फोर्स के बाद हम क्या डिराइव किए, वर्क डन। वर्क डन से हमने क्या निकाला, एरिया, एंड देन हमने उसको फाइनली पुट करके ये फॉर्मूला। बस इतना अगर आप दिमाग में रखोगे, इसके बाद आप प्रैक्टिस करके देखो कि ये सब कुछ आने के बाद मुझे लिखते आ रहा है, डेरिवेशन आ रहा है, तो बच्चों वेल डन, है ना, खुद को अप्रिशिएट करो। ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप सो सबको समझ में आ रहा है बच्चों। एक बात हम डाल दो कमेंट सेक्शन में कि मैम आप अच्छे से ले रहे हो, हमें सबको समझ आ रहा है। कुछ चेंजेस चाहिए होंगे ना बच्चों, तो कमेंट सेक्शन में जरूर करें, तो आगे के वीडियोस में वो चेंजेस करके दूंगी। उसके बाद देखो, लेकिन जल्दी करो क्योंकि आगे के सभी वीडियोस में फास्ट ही बनाने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये पूछा गया था मार्च 2014 में। सरफेस टेंशन ही चल रहा है, अभी तक सरफेस टेंशन खत्म नहीं हुआ। देखो, एक्सप्लेन द राइज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर डिफरेंस। देखो बच्चों,
हम लोग क्या करते हैं, कैपिलरी पता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा ब्लड चेक करते हैं। ब्लड चेक करते वक्त वहां पे एक छोटी सी पतली सी ट्यूब होती है, उसको हम कैपिलरी बोलते हैं। बच्चों वो ट्यूब को यहाँ हमारी उंगली के ऊपर रखने के बाद उसको सक करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ब्लड को सक कर लेती है। तो क्या उसी को कहा जाता है कैपिलरी राइज करना। ये मैंने सब कुछ अपने लेक्चर्स में डिटेल में लिया है बच्चों। तो जब हम उसको रखते हैं उंगली के ऊपर ब्लड सक करने के लिए, तो वो कैपिलरी का एक जादू होता है, वो ब्लड को अपने आप क्या करती है, राइज कर लेती है। ऐसे ही वो वाटर के अंदर डिप करने के बाद वो वाटर को भी क्या करती है, डीप राइज करती है। लेकिन वही कैपिलरी अगर हम मर्क्यूरी में रख दें तो मर्क्यूरी के अंदर वो फॉल करती है। तो बच्चों ये एक्सप्लेन करना है हाउ इट कुड बी पॉसिबल, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो इनिशियली हमने क्या किया, कैपिलरी को जस्ट रखा। तो इनिशियली जब कैपिलरी राइज नहीं हुई थी, कैपिलरी ने वाटर को सक नहीं किया था, तब इनिशियली हमने 4 पॉइंट यहाँ कंसीडर किए। कौन से? ये कैपिलरी है, उसके अंदर 4 पॉइंट लिए, ए बी सी डी। ए कहाँ है, लिक्विड सरफेस के ऊपर, बी कहाँ है, लिक्विड सरफेस के नीचे, सी कहाँ है, प्लेन सरफेस के ऊपर, और डी कहाँ है, प्लेन सरफेस के नीचे। बच्चों एक बात बता दूं, वाटर का जो सरफेस होता है लिक्विड का वो होता है कॉन्केव शेप, है ना। ये सब कुछ डिटेल में आपने पढ़ना होना चाहिए। वो होता है कॉन्केव शेप, मतलब वाटर का ये जो मिनिस्कस, इसको कहा जाता है मिनिस्कस। तो ये मिनिस्कस का शेप कुछ ऐसे होता है, कॉन्केव, है ना। और मर्क्यूरी का होता है कॉन्वेक्स। मर्क्यूरी का कैसे होता है, ऐसे होता है। ये सब कुछ मैंने पढ़ाया है। तो ये कॉन्केव शेप एंड कॉन्वेक्स शेप। तो ये कॉन्केव शेप के बाहर कौन है, एक पॉइंट हमने लिया है ए, और उसके अंदर कौन लिया है, बी। अगर आप देखोगे तो ए कॉन्केव साइड आ रहा है, बी कॉन्वेक्स साइड आ रहा है, ठीक है। और एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट याद रखने की वो है कि प्रेशर एट कॉन्केव साइड इज ग्रेटर होता है प्रेशर एट कॉन्वेक्स साइड। कॉन्केव साइड का प्रेशर ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर कम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक में पता होना। कॉन्केव का प्रेशर ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स का प्रेशर कम होता है। तो चलते हैं अभी इसी को एक्सप्लेन करने के लिए। अब देखो और एक बात यहाँ आपको पता होनी चाहिए, जो हॉरिजॉन्टल लेवल पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं इन सभी पॉइंट्स का प्रेशर सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल ए एंड सी दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल पे, दोनों का प्रेशर सेम रहेगा। डी एंड बी दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, दोनों का प्रेशर यहाँ सेम रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बातें पता होनी चाहिए। तो चलते हैं अभी इसके तरफ, इसी को एक्सप्लेन करना है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। सपोज अ कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इनटू अ वाटर। एक कैपिलरी ट्यूब हमने वाटर के अंदर डिप की। सेकेंड पॉइंट, इनिशियली द शेप ऑफ सरफेस ऑफ वाटर इज कॉन्केव। इनिशियली वाटर का शेप कैसे होता है, कॉन्केव, जो मैंने बताया आपको। कंसिडर 4 पॉइंट्स, हमने 4 पॉइंट्स कंसिडर किए। ए कहाँ है, जस्ट अबव द कॉन्केव सरफेस इनसाइड द कैपिलरी। बी जस्ट बिलो द कॉन्केव सरफेस इनसाइड द कैपिलरी। सी जस्ट अबव द प्लेन सरफेस आउटसाइड द कैपिलरी। डी जस्ट बिलो द प्लेन सरफेस आउटसाइड द कैपिलरी एंड हॉरिजॉन्टल टू बी। बी के हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमारा डी पॉइंट है। चारों पॉइंट का प्रेशर हमने कंसिडर किया, पीए, पीबी, पीसी, पीडी। लेट PA, PB, PC, PD be the pressure of points A, B, C, D respectively. Okay. Now, जैसे कि मैंने बताया कॉन्केव सरफेस की वजह से कॉन्केव साइड का प्रेशर ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू कॉन्वेक्स। सो PA इज ग्रेटर देन PB बिकॉज देखो PA आ रहा है कॉन्केव साइड पे, PB आ रहा है कॉन्वेक्स साइड पे। सो PA इज ग्रेटर देन PB, इट इज कॉन्केव सरफेस, एंड PC इज इक्वल टू PD। PC इज इक्वल टू PD क्योंकि ये प्लेन सरफेस है और प्लेन सरफेस के बाहर और अंदर सेम प्रेशर होता है। इसका एक्सप्लेनेशन है आपके बुक में, ठीक है। तो ये प्लेन सरफेस है, अभी इतना डिटेल नहीं ले रही बच्चों में, जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना ही मैं ले रही हूँ। तो ये बात आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी का यूज करके अभी आप आगे चलेंगे। देखो पॉइंट्स A एंड C आर एट द सेम लेवल। मैंने क्या बताया, जो सेम लेवल के पॉइंट्स होते हैं उनका प्रेशर सेम होता है। A, C सेम लेवल पे है एंड C, D का प्रेशर सेम है। इसका मतलब A, C, D इन सब का प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखो द प्रेशर एट बोथ दिस पॉइंट्स इज सेम, मतलब PA इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू PD इज इक्वल टू क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इन सब के ऊपर कौन सा प्रेशर आ रहा है बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। बट PD इज ग्रेटर देन PB। यहां पे क्या बोला कि ये कॉन्वेक्स साइड है ना, और ये A का प्रेशर ज्यादा है और इन सब का प्रेशर सेम है। इसका मतलब D का प्रेशर B के प्रेशर से ज्यादा रहेगा। बच्चों अभी देखो,
अगर इसका प्रेशर ज्यादा है और इसका प्रेशर कम है, बट मैंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल लेवल के जितने भी पॉइंट्स होते हैं सबका प्रेशर सेम होना है, ठीक है। तो ये लिक्विड क्या करेगा, इसका प्रेशर ज्यादा और इसका प्रेशर कम है ना, तो इन दोनों को प्रेशर सेम रखना है। बी को गुस्सा आ गया, बी बोलेगा तूने तो मेरे से ज्यादा प्रेशर ले लिया, बट हम दोनों साथ में हैं, हम दोनों का प्रेशर सेम होना चाहिए। तो दोनों का प्रेशर सेम होने के लिए ये बहुत अच्छा दोस्त है इसका, तो ये क्या करेगा, अपना लिक्विड उसकी तरफ ढकेल देगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपना लिक्विड इसकी तरफ ढकेल दिया। इसकी तरफ ढकेल दिया, इसका मतलब अभी ये लिक्विड इधर नहीं जाएगा, क्योंकि इधर का भी प्रेशर इसको सेम रखना है। तो इसको बाहर जाने के लिए जगह बस एक बची, तो ये क्या करेगा, ये खुद का प्रेशर यहाँ इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा, अंडरस्टैंड। तो यहाँ प्रेशर इंक्रीज होने के बाद लिक्विड क्या करेगा, यहाँ राइज करेगा। तो लेवल एक्चुअली यहाँ पे तक था, लेकिन कैपिलरी के अंदर देखे तो वाटर वहां डीप हो गया, वाटर वहां राइज हो गया, सॉरी वाटर वहां राइज हो गया। इसका मतलब प्रेशर, लिक्विड कहां से कहां फ्लो करेगा, डी से बी की तरफ फ्लो करेगा टू मेंटेन द सेम प्रेशर। हॉरिजॉन्टल लेवल के जितने भी पॉइंट्स होते हैं सबका प्रेशर सेम रखने के लिए वो क्या करेगा, इसको राइज करेगा। ऐसे कुछ होता है बच्चों, और इसी को आपको लिखना है। देखो तो मैंने क्या बोला, पॉइंट ए एंड सी आर एट द सेम लेवल, द प्रेशर एट बोथ दिस पॉइंट्स इज सेम, पीए इज इक्वल टू पीबी, पीसी इज इक्वल टू पीडी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एंड पीडी इज ग्रेटर देन पीबी है। सो बी एंड डी आर एट सेम लेवल, सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम प्रेशर लिक्विड फ्लोज फ्रॉम डी टू बी टिल द प्रेशर एट बी बिकम सेम as that at D. Okay. Hence there is a rise in the level of liquid inside the capillary. और चाहे तो आप इसके बाद डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा लिक्विड, ये कैपिलरी दिखाओ इसके अंदर, और कैपिलरी के अंदर पानी यहाँ तक दिखाओ, है ना, लिक्विड यहाँ तक राइज हुआ है, ऐसे दिखाओ, यहाँ तक राइज हुआ है, ये हमारा लिक्विड। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ हाइट तक यहाँ राइज होता है, ठीक है, ये कुछ ऐसे होता है। देखो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, एज इट इज इसका आंसर आना चाहिए। ऐसे ही आपको फॉल के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपको पूछा गया था सवाल, कब पूछा गया है, मार्च 2014 में पूछा गया सवाल है बच्चों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा कौन सा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ये वाला, एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड स्टेट इज एनी टू कैरेक्टरिस्टिक। बच्चों ये क्वेश्चन देखो कब कब पूछा गया, बहुत बार, अक्टूबर 2014, मार्च 2009, अक्टूबर 2009, बहुत बार पूछा गया सवाल है। तो देखो क्वेश्चन है, एंगल ऑफ कांटेक्ट को डिफाइन करो। ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी लर्न हो जाएगा। क्या, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ कॉन्टैक्ट होना चाहिए, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन लिक्विड सॉलिड पेयर। मतलब अगर मैंने वाटर और ग्लास लिया ना, तो आप कौन सा भी ग्लास ले लो, 10-12 ग्लास यहाँ रख दो, सबके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। पर्टिकुलर लिक्विड का लिए, मतलब वाटर का लिया तो वाटर और ग्लास का एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम रहेगा। वाटर और मान लो स्टील मैंने लिया, तो वाटर और स्टील का एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम रहेगा, आप चाहे कितने भी ग्लास ले लो, 10-12 ग्लास का एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम रहेगा। सो द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन लिक्विड सॉलिड पेयर। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कांटेक्ट। कौन सा लिक्विड है, वाटर है, मर्क्यूरी है, कौन सा लिक्विड है, उस लिक्विड के नेचर के ऊपर एंड सॉलिड के नेचर के ऊपर ये डिपेंड करता है। It is depends upon the medium which exists above the free surface of liquid. free surface के ऊपर कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम है, वैक्यूम मीडियम है, ऑब्वियसली डिपेंड करेगा बच्चों। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, कोहेसिव फोर्स है, एडेसिव फोर्स है, तो उसकी वजह से वो डिपेंड करेगा। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंजेस ड्यू टू इम्प्योरिटी। ऑब्वियसली मैंने देखा, आपको बताया, सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल, कौन सी इम्प्योरिटी आपने ऐड की है, उसकी वजह से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज होगा, क्योंकि मिनिस्कस चेंज होता है, सरफेस टेंशन चेंज होता है। A small contamination of the surface causes a large in the angle of contact. छोटा सा भी सरफेस के ऊपर कंटामिनेशन हमने चेंज किया तो भी एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था, इसको तो आप क्या रट के भी उसको लर्न कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट फिजिक्स में रटना मना ही, मीनाक्षी मैम ही बताती है, अभी रटने के लिए बोल रही है, थोड़ा बहुत तो रटना पड़ेगा ही बच्चों। अगर अंडरस्टैंडिंग हो गया ना बच्चों, बट लेकिन आपको सेंटेंस बनाते नहीं आते, बहुत सारे बच्चे मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम के होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, तो उनको थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस करना ही पड़ता है।
इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आता, वो इजीली लर्न कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट 3 बार पूछा गया सवाल है। जुलाई 2016 में, 2015 में, 2010 में क्या बस डायग्राम पूछा गया था, इतना सिंपल। कैपिलरी अंदर डीप की है और उस कैपिलरी के ऊपर कितने कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं ना, उन सब का यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डायग्राम निकालना। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब शोइंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टेंशन। टेंशन के डिफरेंट कंपोनेंट शो करती है। देखो बच्चों, यहां तक मान लो लिक्विड राइज हुआ है, यहां तक लिक्विड राइज हुआ है, इसको हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, जब डेरिवेशन बताऊंगी तब मैं बताऊंगी आपको। वैसे फिलहाल मुझे लगता है अभी बस डायग्राम याद रखो, मैं डेरिवेशन जब पढ़ाऊंगी ना आपको तब ये एक्सप्लेन करूंगी मैं डिटेल में, ठीक है। अभी डायग्राम, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, करके रखो। सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर अपलोड किए हैं बच्चों। इतना अगर आप करते हो ना इस चैप्टर का, मोर देन सफिशिएंट। 1.5 घंटे में आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी हो जाएगा, मैं बताती हूँ। देखो, उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैप्लास लॉ फॉर स्फेरिकल मेम्ब्रेन। मतलब क्या पता है, अगर मैंने एक लिक्विड ड्रॉप लिया ना बच्चों, एक ड्रॉप लिया, तो उस ड्रॉप के अंदर लिक्विड प्रेशर ज्यादा है और बाहर लिक्विड प्रेशर कम है, मतलब PI इज ग्रेटर देन PO। ये लैप्लास लॉ बताता है, ये लैप्लास नाम के साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था। तो ये लिक्विड है, तो इसके अंदर इनसाइड प्रेशर ज्यादा रहेगा, आउटसाइड प्रेशर कम रहेगा, और उसका हमें क्या करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है। कौन सा फॉर्मूला पता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये वाला PI माइनस PO इज इक्वल टू 2T/R। ये 4T/R क्यों लिया मैंने, सोप बबल लिया ना, इसलिए 4। मैंने क्या बोला, जहां सोप है वहां 2 लगाना है, एक्स्ट्रा लगाना है। ये सोप बबल का डबल लेयर होता है। तो यहाँ PI माइनस PO इज इक्वल टू क्या लेना है, 2T/R। ये फॉर्मूला, ये हमारा टारगेट है। तो उन्होंने क्या बोला कि इनसाइड प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है, आउटसाइड प्रेशर कम होता है। तो इसी को हमें डिफाइन करना है। कैसे करेंगे देखो, अब जैसे कि मैंने बताया, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है, P कॉन्केव। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको, P कॉन्केव इज ग्रेटर देन क्या होता है, P कॉन्वेक्स होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें यूज करना है इसके अंदर। P कॉन्केव, प्रेशर एट कॉन्केव इज ग्रेटर देन प्रेशर एट कॉन्वेक्स होता है। तो यहाँ कॉन्केव प्रेशर कौन है, इनसाइड, और कॉन्वेक्स प्रेशर कौन है, आउटसाइड। इसीलिए PI ज्यादा है, PO कम है। लेकिन इसके ऊपर भरोसा रखने के लिए हमें प्रूफ देना पड़ेगा, फिजिक्स को चाहिए प्रूफ। तो देखो बच्चों, इनिशियली हमने वाटर बबल इतना लिया, मान लो एक बबल हमने लिया, वो इतना सा था, जब उसकी रेडियस कितनी थी, जब उसकी रेडियस थी R। फिर ये क्या करेगा, अंदर से प्रेशर अप्लाई करेगा। प्रेशर अप्लाई करने के बाद वो बड़ा बनेगा। तो बड़ा बनने के बाद देखो बच्चों, जो बबल्स हम फॉर्म करते हैं, मैंने आपको बोला ना, गेम हम बचपन में खेलते थे, फिल्म बनाते थे, फिर बबल्स बनाते थे। तो वो बबल क्या होता है, थोड़ी देर के, छोटा सा बबल थोड़ी देर के बाद बड़ा बनते जाता है, एंड देन एक्सप्लोड करता है ना, टूटता है, ब्रेक होता है। तो क्यों, क्योंकि अंदर से उसको ज्यादा प्रेशर लग रहा है। अगर ज्यादा प्रेशर अंदर से नहीं लगता तो वो ब्रेक नहीं होता। बाहर का प्रेशर ज्यादा होता तो इतने जल्दी ब्रेक नहीं होता, बट वो एक्सप्लोड कर गया, मतलब उसका अंदर का प्रेशर ज्यादा था, इसलिए यहाँ एक्सप्लोड कर गया। तो यहाँ मान लो इनिशियली इसका रेडियस कितना था, R, बट इसने अंदर से प्रेशर लगाने के बाद वो फैल गया तो बड़ा बन गया। बड़ा बनने के बाद उसका रेडियस चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, ΔR। तो इनिशियल रेडियस R था, फाइनल रेडियस ΔR था, तो वो चेंज हो गया। इसका मतलब इसका इनिशियल एरिया कुछ तो भी रहेगा, फाइनल एरिया कुछ तो भी रहेगा। हमें क्या निकालना है, PI माइनस PO इज इक्वल टू 2T/R निकालना है। तो हमें पहले प्रेशर निकालना पड़ेगा, और प्रेशर का यूज करके हम लोग वो निकाल सकते हैं। तो देखो, पहले तो डायग्राम इंपॉर्टेंट, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन आप लिखोगे क्या, फ्री सरफेस ऑफ ड्रॉप और बबल्स आर स्पेरिकल इन शेप। फ्री सरफेस ऑफ बबल इज स्पेरिकल इन शेप, ये हमने लिखा। उसके अंदर हमने क्या क्या लिया है, PI क्या लिया, इनसाइड प्रेशर, PO लिया आउटसाइड प्रेशर, R हमने लिया रेडियस ऑफ ड्रॉप। और एज ड्रॉप इज स्पेरिकल, मैंने बताया स्पेरिकल है तो उसकी वजह से PI क्या रहेगा, ग्रेटर देन PO। तो हमें निकालना है इसका एक्सेस प्रेशर कितना है, मतलब PI माइनस PO कितना है, ये हमें निकालना है। तो वो निकालने के लिए फिर हमने ये पहले आप लोग लिखोगे, ठीक है, डायग्राम के साथ। अगर इतना लिखा तो हाफ मार्क्स आपको मिल जाएगा, 4 मार्क्स का सवाल है बच्चों ये। उसके बाद हम एक्सेस प्रेशर लेने वाले हैं। एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का कम है, इसलिए हमने अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर, PI माइनस PO हम लोग लेंगे, ठीक है। अब हमें निकालना है एरिया। एरिया कितना चेंज हुआ, एरिया कितना चेंज हुआ हम कैसे निकालेंगे, हम रेडियस लेंगे। ड्रॉप इंक्रीजेस फ्रॉम R to R प्लस ΔR,
इनिशियल एरिया कितना था, A1 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, फाइनल एरिया कितना था, A2 इज इक्वल टू 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर, उसमें डेल्टा आर इंक्रीज हो गया तो इनिशियल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ये बनेगा आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर, ठीक है। इंक्रीजिंग एरिया हम कैसे लेंगे, A2 माइनस A1, दोनों का डिफरेंस लेके A2 माइनस A1, इसका डिफरेंस ले लो 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई दोनों में कॉमन है, बाहर निकालो, आर प्लस डेल्टा आर के लिए a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करो, आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई बाहर चला गया तो ये माइनस आर स्क्वायर रहेगा, एक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, तो यहाँ आर स्क्वायर और आर स्क्वायर दोनों कैंसिल हो रहे, ठीक है। आर स्क्वायर दोनों को कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद क्या आएगा, आर स्क्वायर गेट कैंसिल, यहाँ पे बचता है 2r डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर, तो 4 पाई हमने उसके साथ लगा दिया। अब इस 4 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 8 पाई आर डेल्टा आर, ये सिंपल है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे, एक बार राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, आ जाएगा। 8 पाई आर डेल्टा आर प्लस 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर, डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल स्टूडेंट्स, डेल्टा आर बहुत कम होता है, बहुत बड़ा रेडियस नहीं बनता इसका, छोटू सा रेडियस बढ़ता है, तो डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, तो डेल्टा आर स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड, सो डेल्टा ए इज इक्वल टू बनेगा डी ए इज इक्वल टू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। इसको मैंने निग्लेक्ट किया क्योंकि ये बहुत छोटा था तो मैंने उसको निकाल दिया, बस यहाँ बचेगा फिर 8 पाई आर डेल्टा आर। पहले ये चेंज इन एरिया का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप हमारा है डायग्राम, डायग्राम के साथ ये, उसके बाद एक्सेस प्रेशर एंड देन चेंज इन एरिया के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करनी है, ठीक है। चेंज इन एरिया मिल गया, एरिया के ऊपर से वर्क डन निकालो। नेक्स्ट स्टेप, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, वर्क डन का फॉर्मूला होता है TDA, अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने उसको डिराइव किया, कितना होता है TDA, मतलब T इज इक्वल टू DW अपॉन DA था ना, तो DW इज इक्वल टू क्या आएगा, TDA आएगा। देन वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ DA कितना फाइंड किया वो यहाँ पुट कर दो, T एज इट इज रहेगा, तो वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू, वर्क डन का और एक फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू डेल्टा आर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों को इक्वेट करना चाहा, बट मुझे यहाँ एक्सेस फोर्स निकालना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट मेरे पास फोर्स नहीं है, एक्सेस फोर्स मुझे निकालना पड़ेगा। बच्चों प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ F इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्सेस फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया बनेगा ना, F इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, इसका मतलब एक्सेस फोर्स इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर इंटू सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्सेस फोर्स इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर क्या है, PI माइनस PO, एक्सेस प्रेशर इंटू एरिया हमने एज इट इज रखा, ठीक है। तो अभी ये फोर्स का फॉर्मूला मैंने इस DW के फॉर्मूले में पुट किया, DW इज इक्वल टू PI माइनस PO इंटू A इंटू डेल्टा R, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 और ये रहा इक्वेशन 1। तो बच्चों अभी देखो यहाँ ये दोनों भी फॉर्मूले किसके हैं, यहाँ दोनों भी फॉर्मूले हैं DW के, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, ये दोनों को इक्वेट करो, ठीक है। पहला स्टेप हमारा डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन, दूसरा स्टेप हमारा चेंज इन एरिया फाइंड करना, तीसरा स्टेप हमारा वर्क डन फाइंड करना। वर्क डन के दो फॉर्मूले, एक TDA के फॉर्म में, एक FR के फॉर्म में, और देन दोनों फॉर्मूले को इक्वेट करके आपको मिल गया PI माइनस PO, दैट्स इट। देखो दोनों फॉर्मूले को इक्वेट किया, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट करने के बाद हमें मिला PI माइनस PO, A डेल्टा आर को इधर शिफ्ट करो, 8 पाई आर डेल्टा आर डिवाइड बाय A डेल्टा आर इंटू T बनेगा, ठीक है। PI माइनस PO 8 पाई आर डिवाइड बाय एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ ये दोनों कैंसिल हो गए, एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर मैंने पुट किया, टेंशन एज इट इज रहा, इसका एक आर कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये बनेगा 2T डिवाइड बाय रिमेनिंग 1 R, दैट्स इट, यही हमें डिराइव करना था। तो बच्चों ये था हमारा PI माइनस PO इज इक्वल टू 2T अपॉन R का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। ये आपको 4 मार्क्स के लिए सवाल पूछा जाता है, और यहाँ पे मैंने 4T क्यों लिया बच्चों, अगर सोप सॉल्यूशन के लिए तो यही फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे, PI माइनस PO इज इक्वल टू 4T डिवाइड बाय R, ये फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, और हाँ इसका एल्गोरिथम देखो मैंने बना के दिया है। हमारा टारगेट कौन है बच्चों, एल्गोरिदम मैंने बस 4 स्टेप में आप लोग इसको लर्न कर सकते हैं, बस इतना आप रिवीजन की नोटबुक में लिख लो। क्या, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, PI माइनस PO 2T अपॉन R। इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे डायग्राम,
डायग्राम निकालने के बाद डायग्राम का एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, पीआई क्या है, पीओ क्या है, आर क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, एक्सेस प्रेशर पीआई इज ग्रेटर देन पीओ, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद हम निकालेंगे चेंज इन एरिया, मतलब इंक्रीजिंग एरिया कितना आना चाहिए, 8 पाई आर डेल्टा आर। बच्चों ये लर्न कर लो, ये अगर आप तो डेरिवेशन आप कभी नहीं भूलोगे, मतलब ये आपको पता है ना हमें क्या लाना है, बस दैट्स इट। अगर नहीं भी बीच की स्टेप भूल गए तो 8 पाई आर डेल्टा आर लिख दो डायरेक्टली, क्योंकि चेक करने वाला वही चेक करेगा, है ना, 8 पाई आर डेल्टा आर। फिर हमें निकालना है वर्क डन। वर्क डन हमें दो टाइप में निकालना है, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय फोर्स। वर्क डन बाय टेंशन क्या आया था हमारा, दिस फॉर्मूला एज इट इज इंटू टी लगा दिया, एरिया इंटू टी, ठीक है। एंड वर्क डन बाय फोर्स कितना आया था, एक्सेस प्रेशर इंटू एरिया इंटू डेल्टा आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है, दिस इंटू डेल्टा आर आ गया। उसके बाद दोनों को इक्वेट करके, इन दोनों को इक्वेट करके हमें ये फॉर्मूला मिला। बस बच्चों इतनी 4 स्टेप के अंदर आप ये पूरा डेरिवेशन लर्न कर सकते हैं, है ना मैजिक। बहुत ही सिंपल है बच्चों फिजिक्स, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप खाली बेटी टेंशन लेते हो, फिजिक्स को बदनाम करके रखा है, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बहुत डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं बच्चों, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। बस इसको लर्न करने का तरीका प्रॉपर होना चाहिए, तो बहुत सिंपल है, ठीक है। चले फिर आगे चलते हैं। देखो ये एल्गोरिदम तो जरूर लर्न करो बच्चों। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमें मार्च 2017 में पूछा गया सवाल है। क्या क्वेश्चन था, डायग्राम। डायग्राम क्या पूछी गई थी, ड्रॉ नीड लेवल डायग्राम फॉर अ लिक्विड सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉलिड व्हेन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट। बच्चों 3-4 केसेस है इसके, मेरे लेक्चर्स देखोगे तो उसके अंदर मैंने एक टेबल बना के दिया है, एक्यूट का, ऑब्ट्यूस का, राइट एंगल का, जीरो एंगल का एक टेबल बना के दिया है। उसके अंदर ये सारा मटेरियल मैंने टेबल के अंदर डाला है, हम देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे उन्होंने एक्यूट एंगल के लिए पूछा है, तो ये एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए ये सरफेस ऐसे होता है ना बस, और एक्यूट एंगल के लिए सरफेस ऐसा है कॉनकेव, तो यहाँ एक्यूट एंगल मिलेगा। डायग्राम अच्छे से लर्न करना है, सिंपल है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चलती हूँ आगे। उसके बाद देखो डिफाइन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, दोनों की डेफिनेशन हमें स्टडी करनी है। यहाँ पे सरफेस टेंशन ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। सरफेस टेंशन क्या है बच्चों, एक काम करती हूँ डेफिनेशन पहले लिख लेती हूँ पॉज करके, क्योंकि क्या है ना टाइम उतना वेस्ट नहीं होगा फिर, है ना। तो बच्चों देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन है टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो इसके पहले मैंने लिख के दिया है, वो डायरेक्टली आप कर सकते हैं, वही क्वेश्चंस रिपीट हुए आप देख सकते हैं। उसके बाद सरफेस एनर्जी देखो क्या है, द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। बच्चों लिक्विड का जो लेयर होता है, ऊपर का लेयर ऑन द सरफेस लेयर जो होता है उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, अंदर के मॉलिक्यूल्स के पास कम एनर्जी होती है, जो लेयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि उनके ऊपर टेंशन है इसलिए। तो एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस लेयर ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। जैसे कि मान लो कोई पर्सन है, उसको बहुत ज्यादा टेंशन है और उसको कोई काम भी करना है, तो उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी। और एक है उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, उसको वो काम करना है तो इजीली कर जाएगा। मतलब जब टेंशन होता है, मॉलिक्यूल हो या पर्सन हो, दोनों के पास जब टेंशन होता है तो एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वैसे लेयर के जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, क्योंकि उनके पास टेंशन है, ठीक है। और उसी एक्स्ट्रा एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। The extra energy of the molecule on the surface layer of liquid is called surface energy। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों ये भी क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, मार्च 19 में पूछा गया था और अक्टूबर 2009 में भी पूछा गया था। क्या, अभी मैंने डायग्राम बताई थी ना आपको, लिक्विड राइज हुआ तो उसकी हाइट हमें निकालनी है। राइज मतलब क्या, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, मतलब हमें ये हाइट निकालनी है, ठीक है। तो देखो बच्चों अभी मैंने बोला था ना आपको ये डायग्राम में तब एक्सप्लेन करूंगी, तो मैं बता देती हूँ। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे कैपिलरी राइज की, ठीक है। ये कैपिलरी राइज करने के बाद ये कैपिलरी यहाँ तक राइज हुई मान लो, तो एक मैंने ऐसे सरफेस ले लिया उसका कॉनकेव शेप का, ठीक है। ये कैपिलरी है, ये कैपिलरी डिप करने के बाद वो वाटर लेवल से ऊपर चली गई, तो इसने जो ये सरफेस ऊपर का मिनिस्कस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, देखो ये मिनिस्कस, तो ये मिनिस्कस का रेडियस हमने लिया r, ठीक है। ऐसा ऊपर से अगर मैं कैपिलरी के अंदर देखती हूँ तो मुझे ऐसा मिनिस्कस दिखता है, तो ये सर्कुलर शेप का मिनिस्कस, उसका रेडियस मैंने लिया r। अब यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ की। बच्चों यहाँ पे फोर्स एक्ट होता है, कौन सा फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, इसकी हमने बात की है ना।
तो ये टेंजेंशियल फोर्स एंगल ऑफ कांटेक्ट कितने थीटा जितने एंगल से एक्ट हो रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये टेंजेंशियल फोर्स जो है उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। कौन सा, एक इस थीटा की साइड में रहेगा और दूसरा इसके परपेंडिकुलर। थीटा की साइड में कौन होता है, एफ टी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर साइड में कौन होता है, एफ टी साइन थीटा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, बच्चों देखो इस साइड में भी एफ टी साइन थीटा है, इस साइड में भी एफ टी साइन थीटा है, क्योंकि यहाँ पे भी तो फोर्स एक्ट हो रहा है ना, दोनों साइड में सेम हो रहा है। इधर यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंशियल फोर्स, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंशियल फोर्स, दो कैपिलरी के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये फोर्स एक्ट हो रहा है। तो ये भी एफ टी साइन थीटा है, तो एफ टी कॉस थीटा एंड एफ टी साइन थीटा दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो रोल किसका है, बस एफ टी कॉस थीटा का। ऊपर की डायरेक्शन में कौन है, बस एफ टी कॉस थीटा। तो ऊपर की डायरेक्शन में कौन सा टेंशन है, टी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये सारे टेंशन को, ऊपर का टेंशन कौन सा है, टी कॉस थीटा, ये सारे टेंशन कहाँ पे एक्ट हो रहे हैं, यहाँ 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 सारे पॉइंट्स पे, यहाँ यहाँ यहाँ, इसको सरफेस को हमने सेपरेट से लिया, देखो सारे पॉइंट्स पे ये एफ टी कॉस थीटा एक्ट हो रहा है। तो सारे टी कॉस थीटा को अगर मैं सरकमफेरेंस के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे टोटल लेंथ मिलेगी, है ना। सारे टेंशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो टोटल लेंथ मिलेगी। समझ में आ रहा है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना। टी इज इक्वल टू क्या बनेगा, एफ अपॉन एल। तो एफ इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, टी इंटू एल। ये टी कौन सा, टी बस कौन सा रहेगा, टी कॉस थीटा, और लेंथ क्या है यहाँ पे 2 पाई आर। पूरा सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल आएगा ना, तो लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे 2 पाई आर। मतलब एफ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, टी इंटू 2 पाई आर। टी नहीं, ओनली टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, क्योंकि ऊपर बस टी कॉस थीटा आ रहा है। ये ऐसा टेंशन है ना, टेंशन ऐसा है, मुझे बस ये कंपोनेंट काम का है, इसके सामने वाला कंपोनेंट तो कैंसिल आउट कर गया। तो ये ऐसा टेंशन, कुछ एंगल में टेंशन लग रहा है, इसके लिए मैंने बस ये कॉस थीटा लिया, साइन थीटा को मैंने क्या इक्वल एंड अपोजिट को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये डायग्राम है बच्चों ऐसा, दोनों साइड से देखो, दोनों साइड से मुझे सेम मिल रहा है। बस अभी इसी को हमें इसका यूज करके क्या करना है, एच को डिराइव करना है। और एक बात, जो ऊपर फोर्स लग रहा है तो एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके, मान लो ब्लड हमने सक किया, ब्लड सक करने के बाद वो पूरा थोड़ी ना ऊपर तक ओवरफ्लो करता है, नहीं ना, एक पर्टिकुलर लेवल तक जाने के बाद वो स्टॉप होता है। स्टॉप पोजीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो एक पर्टिकुलर लेवल पे जाने के बाद वो स्टॉप हो गया, उसी को कहेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। वो कब स्टॉप होगा पता है, जब उसका ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे इसका ऊपर का फोर्स कौन है, एफ टी कॉस थीटा, नीचे का फोर्स कौन है, उसका वेट, नीचे का फोर्स कौन है, उसका वेट। तो जब वेट एंड एफ टी कॉस थीटा, ऊपर का टेंशन और नीचे का वेट जब दोनों इक्वल होंगे, तब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा। बस ये इक्वेट की कंडीशन कंसीडर करके हमें एच मिल जाएगा। समझ आया। देखो अब हम चलते हैं हमारे डेरिवेशन की तरफ। एज यूजुअल सबसे पहले हम निकालेंगे डायग्राम। डायग्राम को निकालने के बाद यहाँ पे हम सब कुछ लिखेंगे एज इट इज। व्हेन अ कैपिलरी इज डीप इनटू अ लिक्विड, देन लिक्विड राइज इन द कैपिलरी, ठीक है। द लेंथ ऑफ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट इनसाइड कैपिलरी इज इक्वल टू क्या है, सरकमफेरेंस 2 पाई आर। ये हमने लिखा, कैपिलरी हमने लिक्विड के अंदर डीप की, उसके बाद उसके अंदर लिक्विड राइज हुआ। लिक्विड राइज होने के बाद उसकी जो लेंथ बनेगी सरफेस की वो रहेगी सरकमफेरेंस, दैट इज नथिंग बट द 2 पाई आर। लेट आर इज इक्वल टू, सब कुछ उसके सिंबल्स, आर क्या है, एच क्या है, टी क्या है, रो क्या है, जी क्या है, सब कुछ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो द टेंजेंशियल फोर्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा टेंजेंशियल फोर्स निकालना। टेंजेंशियल फोर्स निकालने के बाद वेट निकालना, एंड देन वेट को एंड टेंजेंशियल फोर्स को इक्वेट करना, उससे आपको एच मिल जाएगा। बस 3 स्टेप। पहली डायग्राम हो गई, डायग्राम के बाद हम निकालेंगे टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स निकालने के बाद हम निकालेंगे वेट, वेट निकालने के बाद दोनों को इक्वेट करो, मिल गया आपको एच, दैट्स इट। देखो अभी अब इसको करना कैसे, द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड सरफेस, मैंने क्या बताया, एफ इज इक्वल टू क्या है, एफ इज इक्वल टू टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना, तो एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, एल को इधर शिफ्ट करो, टी इंटू एल बनेगा, ठीक है। तो ये टी इंटू एल, एल मतलब क्या है यहाँ 2 पाई आर, ठीक है। एफ टी इज इक्वल टू टी इंटू 2 पाई आर, बट हमें बस टी नहीं लेना, हमें टी कॉस थीटा लेना है, क्योंकि हमारा ये कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स, है ना, ये 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया।
ft cos theta vertically upward, ft sin theta horizontal. But ft sin theta is cancel here, it is not effective, only vertical component is effective, therefore ftv is equal to क्या आएगा, force per unit length into circumference. ठीक है, मतलब t cos theta into 2 pi r. फोर्स पर यूनिट लेंथ ही मतलब टेंशन होता है बच्चों, t into लेंथ, मैंने बताया ना, t into लेंथ मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, ऐसे भी लिख सकते हैं, t cos theta into 2 pi r. ठीक है, तो ये पुट किया, ये ftv हमें मिल गया. अब क्या लिख, अब ये हो गया वर्टिकल टेंजेंशियल फोर्स. अब हमें निकालना है वेट. तो अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल है बच्चों, वेट के इक्वल है. वेट इज इक्वल टू होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और मास का फॉर्मूला डेंसिटी के फॉर्मूले के ऊपर से क्या आता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना. तो मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मास इज इक्वल टू क्या आएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. डेंसिटी को हम रो से डिनोट करने वाले हैं, तो v इंटू रो, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, v इंटू रो मास का. तो मास की जगह पे हमने लिया v इंटू रो इंटू जी. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो इंटू जी. ये मुझे मिला वेट, पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो इंटू जी, ये याद रखना पड़ेगा आपको. सो फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के वक्त क्या होगा, दिस फोर्स इज इक्वल टू वेट, वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू वेट. वर्टिकल फोर्स हमने कितना निकाला, वो उसके अंदर पुट कर दो, टी कॉस थीटा 2 पाई आर. वेट कितना निकाला, पाई आर स्क्वायर एच रो जी, इसके अंदर पुट करो. इससे एच मुझे निकालना है, बाकी सारे पॉइंट्स को इधर शिफ्ट कर दो. इधर शिफ्ट करने के बाद वो ऊपर की टर्म एज इट इज रहेगी और ये नीचे आ गए. यहाँ कैंसल आउट हो गया, पाई आर कैंसल आउट हो गया, और टी कॉस थीटा 2t कॉस थीटा ऊपर है, और नीचे आर रो जी ऊपर है, नीचे रहेगा. तो 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी. थीटा यहाँ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, t यहाँ सरफेस टेंशन है, r यहाँ रेडियस है, रो यहाँ डेंसिटी है, g यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है. दैट्स इट, एंड दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ राइज ऑफ कैपिलरी ट्यूब. वेरी सिंपल स्टूडेंट. ये दो डेरिवेशंस है ना, और एक है इसके अंदर टर्मिनल वेलोसिटी का, इसके अंदर नहीं, यहाँ पे नहीं है बच्चों, यहाँ पे नहीं. स्टोक्स लॉ है इसके बाद, स्टोक्स लॉ है. टर्मिनल वेलोसिटी का मार्च 2022 में भी पूछा गया. ये 3 डेरिवेशन है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, तो मैंने तीनों भी लिए हैं, आगे लेने वाले हैं. इसका एल्गोरिदम देखो, ये एल्गोरिदम, सबसे पहले हमारा टारगेट सेट करना है. एज यूजुअल मैंने बताया, टारगेट सेट करो 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी. उसके बाद डायग्राम का एक्सप्लेनेशन सभी जगह आएगा. उसके बाद टेंजेंशियल फोर्स हमें निकालना है, t cos थीटा इंटू 2 पाई आर. उसके बाद वेट हमें निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच रो जी. दोनों को इक्वेट करके आपको क्या मिलेगा, इक्वेट इन एफ टी वी इज इक्वल टू वेट, वी गेट एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा आर रो जी. ये हमारा सिंपल एल्गोरिदम है बच्चों, वेरी सिंपल. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, इसका भी स्क्रीनशॉट निकालो. जितना मैं बताती हूँ सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट निकालते चलो. इसका स्क्रीनशॉट निकालो, उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों, ठीक है. एंड देन ये आपका जाना चाहिए आपकी रिवीजन की नोटबुक के अंदर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों अभी, हाँ ये भी बहुत सिंपल सवाल है बच्चों, बहुत बार इसको 3 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. देखो, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थियरी एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ सरफेस टेंशन. मॉलिक्यूलर थियरी के बेसिस पे सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन करना है. कैसे, देखो, मार्च 2008 में भी पूछा गया है, जुलाई 2019 में भी पूछा गया सवाल है. हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे बच्चों. हमने कंटेनर में लिक्विड लिया है और उसके 3 मॉलिक्यूल्स लेने वाले हैं, ए बी सी. तीनों में डिफरेंस क्या है, ए टोटली इनसाइड द लिक्विड है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ऑल डायरेक्शन प्रेजेंट है. बी पार्टली आउटसाइड द लिक्विड है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा है, अपवर्ड में है लेकिन कम है. और यहाँ सी टोटल हाफ इनसाइड हाफ आउटसाइड लिक्विड है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका डाउनवर्ड साइड में ज्यादा है, ऊपर की साइड में बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउनवर्ड साइड में ज्यादा होता है. उसकी वजह से सारे मॉलिक्यूल जितनी भी है सरफेस के ऊपर, सबका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउनवर्ड साइड में ज्यादा है. देन इट मिनिमाइज द एरिया, दैट्स व्हाई सरफेस टेंशन ऑकर्स. एरिया मिनिमाइज करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑन सरफेस कम होते हैं एज कंपेयर टू इनसाइड द लिक्विड. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां कम होते हैं और कम होने की वजह से वहां पे सरफेस टेंशन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उनको डाउनवर्ड साइड में पुल मिलता है. ठीक है, तो देखो इसी को एक्सप्लेन करना है वेरी सिंपल तरीके से. लेट पी क्यू आर ए सरफेस फिल्म ऑफ अ लिक्विड कंटेनर. पी क्यू आर एस हमने इसके ऊपर एक लेयर लिया है, जो लेयर है जिसका जो ये विड्थ है वो उतना ही जितना इसका रेंज है, उतना ही उसका विड्थ हमने लिया है. ठीक है, देखो
इसकी रेंज मतलब इसकी जो डिस्टेंस है, रेडियस है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की, उतना ही लेयर हमने इसके ऊपर कंसिडर किया है, उसको हम बोलते हैं सरफेस फिल्म। ठीक है, पीएस क्या है यहाँ पे, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, क्यूआर है इनर लेयर ऑफ लिक्विड, क्यूआर एंड पीएस आर पैरेलल टू पीएस, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, क्यूआर या पैरेलल टू पीएस ऐसे होना चाहिए था, क्यूआर इज पैरेलल टू पीएस। ओके, लेट अस कंसीडर 3 मॉलिक्यूल ए बी सी, 3 मॉलिक्यूल कंसीडर करने। मॉलिक्यूल ए मैंने क्या बताया, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ए इज टोटली इनसाइड द लिक्विड, हेंस इक्वल कोहेसिव फोर्स इज एक्टिंग इन ऑल डायरेक्शन। बहुत सिंपल सवाल है बच्चों, इसका थ्योरी भी बहुत सिंपल है। दस द नेट फोर्स इज 0। अब ऊपर की डायरेक्शन में और नीचे की डायरेक्शन में सेम फोर्स है, तो फोर्स कौन सी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, मतलब क्या, ऊपर भी सेम खींच रहा है, नीचे भी सेम खींच रहा है, मॉलिक्यूल कहीं नहीं जाएगा, एक ही जगह रहेगा, मतलब 0। ठीक है, नेट फोर्स मतलब दोनों की सब्ट्रैक्शन कितनी आएगी, नेट फोर्स मतलब क्या होता है, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, अपवर्ड 10 है डाउनवर्ड 10 है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन रहेगा 0, तो इसका नेट फोर्स कितना है 0। ठीक है, ये मॉलिक्यूल ए का हो गया। सिमिलरली मॉलिक्यूल बी देखो, मॉलिक्यूल बी क्या है, लार्जर पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल बी इज इनसाइड द लिक्विड एंड स्मॉलर पार्ट इज आउटसाइड द लिक्विड। इसका लार्जर पार्ट कहाँ है, outside the inside the liquid and smaller part outside the liquid. Therefore upward adhesive force is smaller. जो वाटर का एयर मॉलिक्यूल के साथ एडेजिव फोर्स रहेगा एंड वाटर का वाटर मॉलिक्यूल के साथ कोहेजिव फोर्स रहेगा। मैंने बोला ना, सेम मॉलिक्यूल का कोहेजिव फोर्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल का एडेजिव फोर्स। ठीक है, तो इसका एडेजिव फोर्स कम है क्योंकि बाहर की साइड में कम पार्ट है। Adhesive force is smaller than downward cohesive force. Hence, molecule B gets outstretched inside the attracted inside the liquid. Molecule A कहाँ attract होता है, inside the liquid ज़्यादा attract होता है। ठीक है, सेम हम लिखेंगे molecule C के बारे में। Half sphere of influence is inside the liquid and half is outside the liquid. Half inside है, half outside है। Adhesive force is less than cohesive force here. Hence, molecule C is also attracted inside the लिक्विड। देखो यहाँ ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये सबसे ज्यादा अट्रैक्ट है क्योंकि उसको ऊपर खींचने वाला कोई फोर्स ही नहीं है, डाउनवर्ड फोर्स सबसे ज्यादा है, इसलिए नीचे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस फिल्म आर एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस नेट कोहेसिव फोर्स, देयरफॉर ऑल मॉलिक्यूल्स आर पुल इनसाइड द लिक्विड, दिस मिनिमाइज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एज अ रिजल्ट द सरफेस film is under certain tension called as surface tension. मैंने आपको बोला ना, all the molecule which are present on the surface of liquid is attracted downward, so minimize the surface area and number of molecules on surface is less, hence it is called as surface tension. इसी को कहा जाता है surface tension. बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 2 बार पूछा गया सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने दी नहीं, क्या बताती हूँ। डेफिनेशन देखो क्या है इसकी, एक मिनट है, इसकी डेफिनेशन इसके पहले दी क्या, क्वेश्चन नंबर 1 एक्चुअली, ठीक है जान दो, मैं दे देती हूँ वापस। कैपिलैरिटी मतलब क्या होता है बच्चों, कैपिलैरिटी मतलब होता है, लिख लो, राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी। इसके पहले नहीं दी ये डेफिनेशन है ना, राइज एंड, भूल गई मैं शायद यहाँ लिखना, फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी, इनसाइड द कैपिलरी is called, inside the capillary is called capillarity. Rise or fall of liquid inside the capillary is called capillarity. Okay. इसके एप्लीकेशंस क्या है बच्चों, विक ऑफ अ लैम्प, लैम्प होता है ना, लैम्प की जो बाती होती है, दिया की बाती, वो बाती क्या करती है, लिक्विड को सक करती है ना, तो वो राइज एक्शन हो गया। ऑयल राइजेस अप टू द विक ऑफ अ लैम्प। दूसरा, क्लोथ रैग सक्स वाटर, राग नाम का क्लोथ होता है ना, वो क्या करता है, क्लोथ राग क्या करता है, वाटर को सक करने का काम करता है। ठीक है, टाइप ऑफ क्लोथ है बच्चों वो राग। उसके बाद वाटर राइजेस ऑफ द क्रीवाइसेस इन रॉक्स। क्रीवाइसेस होते देखो चट्टानों पे ऐसे कुछ दरारें होती है, वो दरारें क्या करती है, वाटर को राइज करने का काम करती है, वो भी उसके अंदर है। सैप एंड वाटर राइज अप टू द टॉप मोस्ट लीव्स इन अ ट्री। हम लोग पानी कहाँ डालते हैं, किसी भी पेड़ को,
उसके रूट की तरफ पानी वो लिव की तरफ जाता है ना, लिव की तरफ कैसे चलता है, ड्यू टू द राइज एक्शन ऑफ लिक्विड। देन ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब द इंक, ब्लॉटिंग पेपर क्या करता है, इंक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये सारे क्या है, इसके एप्लीकेशन है। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट, इसमें से कौन से भी 2 करके रखो, गिव एनी 2 बोला है उन्होंने, ज्यादा करके रखो, वो है भी क्या उसके अंदर पढ़ने जैसा। उसके बाद चलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। मार्च 2022 में पूछा गया सवाल है बच्चों। क्या क्वेश्चन है देखो, बहुत सिंपल, एक फॉर्मूला पूछा था और उसके सिग्निफिकेंस बोले थे। किसका फॉर्मूला, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है देखो। सॉरी, क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब क्या होता है, द वेलोसिटी एट विच स्ट्रीमलाइन फ्लो कन्वर्ट इनटू टर्बुलेंट फ्लो, ऐसे उसकी डेफिनेशन दी है आपकी बुक में, बट मैं बस इंपॉर्टेंट ले रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे लिया नहीं। वो क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है बच्चों r इंटू ईटा डिवाइड बाय रो इंटू डी। मतलब क्या देखो, r यहाँ पे क्या है, इसका मीनिंग भी लिखना है। r इज इक्वल टू है रेनॉल्ड्स नंबर, याद है आपको, ये अगर लेस देन 2000 रहा तो फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है ना, ये सब कुछ है आपने पढ़ा होगा। ईटा क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उसके बाद रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड डी क्या है, डायमीटर, डी इज इक्वल टू डायमीटर। ठीक है, देखो ये सब कुछ आपको पूछा था मार्च 2022 में, इतना सिंपल सवाल था बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बस इतना ही लिखना था आपको, कुछ नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ के ऊपर देखो, स्टोक्स लॉ आपको पूछा जा सकता है, लॉ भी याद रखो क्या होता है, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी। ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस एंड टर्मिनल वेलोसिटी। इसी को हम लोग लिखते हैं F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये स्टोक्स लॉ है बच्चों। तो इसी का यूज करके आपको ये फॉर्मूला बहुत बार डिराइव करने के लिए पूछा जाता है। मतलब क्या देखो, यहाँ पे मार्च 2022 में ये भी सवाल इस चैप्टर के ऊपर पूछा गया। मार्च 2022 में इसके ऊपर ये एक MCQ था, उसके बाद अभी इसके पहले क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला था, ये डेरिवेशन था एंड एक न्यूमेरिकल था। ऐसे क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे गए थे। तो क्वेश्चन देखो क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। देखो, थ्रू अ विस्कस मीडियम, हमने क्या किया बच्चों, एक ट्यूब लिया और उस ट्यूब के अंदर हमने ग्लिसरीन लिया, ऐसे मान लो, ठीक है। ये ग्लिसरीन के अंदर हमने एक छोटा सा बॉल बेयरिंग डाला, बॉल बेयरिंग इंसर्ट किया, डीप किया। जैसे हम बॉल बेयरिंग इसके अंदर डीप करते हैं, वो बॉल बेयरिंग नीचे गिरना स्टार्ट करता है। उस वक्त उस बॉल बेयरिंग के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो वो बॉल बेयरिंग के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ फोर्स एक्ट होते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ फोर्स एक्ट होते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में देखो अपथ्रस्ट फोर्स है, विस्कस फोर्स है, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उसका वेट, ठीक है। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन आप ऐसे लिखोगे। पहले तो हम इसका डायग्राम निकालेंगे, डायग्राम के बाद उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके बाद उसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उसकी बात करेंगे। और जैसे ही उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। द कांस्टेंट वेलोसिटी विथ विच बॉल फॉलिंग डाउन, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो वो टर्मिनल वेलोसिटी के वक्त उसका अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होता है। बस यही बात के साथ हमें टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलता है। अब इसको लिखना कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, पहले तो डायग्राम ड्रॉ करोगे, उसके बाद कंसिडर अ स्फीयर फॉलिंग थ्रू लिक्विड, ठीक है। R इज इक्वल टू रेडियस, रो डेंसिटी, सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हाँ, ये बात याद रखो बच्चों, ये रो जो है डेंसिटी ऑफ स्फीयर है और ये उसका उल्टा सिग्मा जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होती है। रो डेंसिटी ऑफ स्फीयर लेना है, सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेना है, ठीक है। ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। देन फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं, विस्कस फोर्स कहाँ एक्ट हो रहा है, अपवर्ड, जिसका मैंने बताया स्टोक्स लॉ क्या बताया, विस्कस फोर्स कितना होता है 6 पाई ईटा आर वी। ईटा क्या है कोएफिशिएंट, आर क्या है रेडियस, वी क्या है टर्मिनल वेलोसिटी। डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है यहाँ पे, वेट ऑफ द स्फीयर। वेट ऑफ द स्फीयर कितना है mg। mg का फॉर्मूला m वापिस हमने वॉल्यूम इंटू डेंसिटी यहाँ पुट किया, इंटू जी 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी,
ठीक है। वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ दैट स्पीयर कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, रो इंटू जी। रो इज ऑल्सो डेंसिटी ऑफ स्पीयर, ठीक है। चलते हैं आगे। उसके बाद देखो बच्चों बियॉन्ड फोर्स, बियॉन्ड फोर्स मतलब ही होता है अपथ्रस्ट फोर्स। उसके बाद ये कितना है डायरेक्टेड अपवर्ड, वो कहाँ डायरेक्ट करेगा, इट इज अपवर्ड। वो कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। बस यहाँ डेंसिटी की जगह पे आर क्यूब, रो की जगह पे यहाँ क्या आएगा सिग्मा आएगा, सिग्मा इंटू जी, इतना बियॉन्ड फोर्स होता है, ठीक है। तो ये 3 फोर्सेस ऐड करें, सिंपल है बच्चों। विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आरवी, दिमाग में रखो 6 पाई ईटा आरवी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। वेट कितना है 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, और सेम फॉर्मूला उठाना है अपथ्रस्ट फोर्स के लिए, बस रो की जगह पे यहां पुट करना है सिग्मा, ठीक है, डायरेक्टेड अपवर्ड। एज द वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी उस बॉल की नीचे जाते वक्त, वैसे वैसे उसका विस्कस फोर्स भी इंक्रीज होगा अप टू पर्टिकुलर लेवल, उसके बाद ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एज द वेलोसिटी इंक्रीजेस द विस्कस फोर्स इंक्रीजेस। अ स्टेज इज रीच व्हेन स्पीयर अटेन टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। जब टर्मिनल वेलोसिटी वो एक्वायर करेगा तब तक वो इंक्रीज होते रहेंगे, उसके बाद दोनों इक्वल रहेंगे। When spear attains terminal velocity, जब वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करता है उस वक्त उसका टोटल डाउनवर्ड फोर्स टोटल अपवर्ड फोर्स के इक्वल होता है। टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। टोटल डाउनवर्ड फोर्स क्या है, वेट ऑफ द स्पीयर। डाउनवर्ड फोर्स बस एक ही है यहाँ पे, वेट ऑफ द स्पीयर। अपवर्ड फोर्स यहाँ दो है, अपवर्ड फोर्स दो है, एक है अपथ्रस्ट और दूसरा है विस्कस फोर्स। तो टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। वेट ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू विस्कस फोर्स प्लस बियॉन्ड फोर्स, मतलब अपथ्रस्ट फोर्स। तीनों के फॉर्मूले हमारे पास हैं, इसके अंदर पुट कर दो। 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, 6 पाई ईटा आरवी, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। तो 6 पाई ईटा आरवी एज इट इज रखो, इसको इधर शिफ्ट करो, ये प्लस का बनेगा माइनस। 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन निकालो, रो माइनस सिग्मा इंटू जी बनेगा। 6 पाई ईटा आरवी एज इट इज रहेगा, यहाँ v एज इट इज रखो। इस 6 पाई, क्योंकि हमें v का ही फॉर्मूला डिराइव करना है, 6 पाई ईटा आर को इधर शिफ्ट करो, इधर शिफ्ट करने के बाद वो 1/6 पाई ईटा आर बनेगा। 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, पाई पाई कैंसिल हो रहा है, उसके बाद एक r यहाँ कैंसिल होगा, बस एक r² बचेगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब ये बनेगा 2 3 3 जा 9, 2/9 आ गया। एक r कैंसिल हुआ, r², रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइड बाई ईटा, ठीक है। ये हमारा बच्चों ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर है ना एंट्रेंस में ज्यादा सवाल है। इस एग्जाम में, अपनी रेगुलर एग्जाम में सबसे ज्यादा एनर्जी का फॉर्मूला बताऊंगी मैं जब आपको ये क्या बोलते हैं उसको, लिस्ट, फॉर्मूले की लिस्ट दूंगी ना तब बताऊंगी। हैंग हो गई बच्चों में, कब की बातें कर रही हूँ, बस बोल रही हूँ। पूरा चैप्टर एक लेक्चर में खत्म करना मतलब बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क लगता है बच्चों, इसके पीछे बहुत हार्डवर्क है बच्चों, सच में बोलती हूँ। आप बस है ना इसके बदले मुझे मार्क्स दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो लाइक्स भी कर दो सेशन को मार्क्स तो दो ही दो, बट एटलीस्ट एक लाइक तो दे दो बच्चों। लाइक नहीं करते हो आप लोग सेशन को। देखो अब चलते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरफ। सबसे ज्यादा देखो, अभी सभी फॉर्मूलेज मैंने दिए हैं वैसे, बट सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताओ आपको इस चैप्टर के कौन से हैं। ये देखो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला करके रखो, ये बहुत फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल है। एक्सेस प्रेशर का भी करके रखो बच्चों, ये 4TR 2TR 4TR दोनों यहाँ बस याद रखना है। उसके बाद T cos थीटा, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल हैं, इसके ऊपर ज्यादा सवाल नहीं है। स्टोक्स लॉ के ऊपर ये एंट्रेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले की लिस्ट है यहाँ पे, और ये इसके अंदर हाँ ये ज्यादा नहीं, बर्नौलीज इक्वेशन वगैरह जो है ना बच्चों, वो बाद में उन्होंने ये टॉपिक इंक्लूड किया था। एक्चुअली ये एंट्रेंस का टॉपिक है तो वो बाद में उन्होंने इसके अंदर इंक्लूड किया था, बट इसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर पूछे गए हैं। तो बच्चों चलते हैं अभी इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ। अब न्यूमेरिकल्स में देखो अक्टूबर 2013 में इसके ऊपर पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन देखो क्या था, r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। सोप बबल ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इज ब्लोन, सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज 30 डाइन पर सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग द सोप बबल, ठीक है। देखो हमें क्या निकालना है, वर्क डन। सबसे पहले r दिया है 12 सेंटीमीटर, t दिया है 30 डाइन पर सेंटीमीटर,
और हमें फाइंड करना है वर्क डन। वर्क डन फाइंड करने के लिए W इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, T इंटू डेल्टा ए। देखो ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर चुके हैं। डेल्टा ए मतलब चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया निकालने के लिए सबसे पहले इनिशियल एरिया पता होना चाहिए। इनिशियल एरिया कितना है यहाँ पे 0, क्योंकि इनिशियली यहाँ पे रेडियस ब्लो करने के बाद 12 सेंटीमीटर हुई, तो इनिशियली 0 एरिया हम लोग कंसिडर करेंगे। फाइनल एरिया कितना है 2 इंटू 4πr², क्योंकि डबल सोप सॉल्यूशन है बच्चों, सोप बबल है, तो सोप बबल में हमें मैंने बताया ना 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 4πr², इसका एरिया बन गया। जहां जहां स्फीयर है वहां हम एरिया क्या लेंगे 4πr² ही लेंगे, ठीक है। मान लो एक स्क्वायर शेप का दिया है फ्रेम, तो हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ लेंगे, लेकिन स्फीयर जब तक रहेगा 4πr² रहेगा। तो ये इन दोनों का चेंज हमें निकालना है, मतलब इंक्रीजिंग एरिया। इंक्रीजिंग एरिया क्या आएगा, इसमें से ये माइनस किया तो यही रहेगा, तो 2 इंटू 4πr², 4 2 जा 8, डेल्टा ए क्या मिला 8πr²। बस अभी ये फॉर्मूला अप्लाई करो, W इज इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए। T इंटू डेल्टा ए क्या मिला 8πr², T क्या है 30, 8 3.14, R की वैल्यू 12, उसका स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये आंसर मिलता है, लेकिन ये अर्ग में। अगर मुझे जूल में चाहिए तो 10⁻⁻7 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो जूल में कन्वर्ट हो गया। तो 10⁻⁷, ये पॉइंट को शिफ्ट करो, 1 2 3 4 5 पॉइंट शिफ्ट किए तो -7 + 5 बनेगा -2। ये मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट निकालते चलो जल्दी जल्दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2014 में ये सवाल पूछा गया था। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला जो है RH ρg/2 cos थीटा, मतलब हाइट h का फॉर्मूला। h का फॉर्मूला क्या है, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r ρg। इसके ऊपर से हमने t का फॉर्मूला निकाला। t का फॉर्मूला क्या है, RH ρg/2 cos थीटा। उसी फॉर्मूले के ऊपर सवाल पूछा गया था 2014 में। बच्चों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में फॉर्मूले के सिवाय हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो देखो क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ पैराफिन ऑयल इफ अ ग्लास कैपिलरी ऑफ डायमीटर 0.25 mm dipped in a paraffin oil of the surface tension 0.0245 Newton per meter rises to a height of 4 centimeter. Angle of contact of paraffin oil with glass is 28 degree and G is equal to 9.8। यहाँ पे क्या होना चाहिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो डायमीटर कितना दिया है 0.25 mm, आर रेडियस इसके ऊपर से 0.25 डिवाइड बाय 2 हम लोग करेंगे तो मिलेगा 0.125, ठीक है। आर इज इक्वल टू 0.125 mm है, mm को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 10⁻³ यहाँ मल्टीप्लाई होगा। टेंशन कितना दिया है 0.0245 न्यूटन पर मीटर। देन हाइट देके रखी है 0. यहाँ 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया मीटर में 0.04 मीटर आएगा। थीटा कितना दिया है 28 डिग्री, जी कितना दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें निकालनी है डेंसिटी। डेंसिटी निकालने के लिए बोला है तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद आपको डेंसिटी मिलेगा, ठीक है। cos 28 यहाँ पे आपको ऑब्वियसली लॉग टेबल का यूज करना पड़ेगा। बच्चों अगर आपको लॉग टेबल नहीं आता है तो वीडियोस देखो, लेकिन कैलकुलेशन आप विदाउट लॉग टेबल नहीं कर सकते। अगर सिंपल कैलकुलेशन आए तो कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर, लेकिन cos 28 इसके लिए तो हमें लॉग टेबल लगने ही वाला है। लॉग टेबल का यूज करके ही 28 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमें अक्टूबर 2014 में पूछा गया सवाल है न्यूमेरिकल का। देखो क्या पूछा था, सिंपल क्वेश्चन है। वाटर राइजेस टू अ हाइट 3.2 सेंटीमीटर, H1 देके रखा है 3.2। हमेशा गिवन लिखा करो, क्या फाइंड करना है वो आइडेंटिफाई करो, फॉर्मूला रिमेंबर करो और वैल्यूज पुट करो। H1 दिया है 3.2 सेंटीमीटर, A2 दिया है, A2 इज इक्वल टू, हाँ ये आगे देखे रखा है, फाइंड द हाइट टू विच सेम वाटर विल राइज इन अनदर ग्लास कैपिलरी हैविंग हाफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब A2 जो है A1 के हाफ है, A1 डिवाइड बाय 2 है, तो H2 क्या आएगा ये हमें पूछा है। तो बच्चों रेडियस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr²। इसका मतलब रेडियस का और हाइट का क्या रिलेशन है, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। रेडियस जितनी कम उतनी हाइट ज्यादा, रेडियस जितनी ज्यादा उतनी हाइट कम। मतलब मान लो मैंने ग्लास में पानी लिया तो उसकी हाइट ज्यादा रहेगी, वही पानी मैंने डिश में लिया तो डिश में हाइट कम रहेगी, है ना, उतना ही पानी। बट मतलब रेडियस जो है, यहाँ डिश का रेडियस बढ़ गया, उसकी वजह से हाइट कम हो गई। तो दोनों का रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इससे मैं क्या लिख सकती हूँ, HR इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। HR इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब H1 R1 इज इक्वल टू H2 R2।
तो यहाँ इससे मैं कंक्लूजन ये निकाल सकती हूँ, देखो A2 माइनस A2 इज इक्वल टू A1 अपॉन 2 है ना गिवन। तो यहाँ पे A की जगह पे हम पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हम लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है। इससे पाई पाई कैंसिल होगा, ये पाई पाई कैंसिल होगा, पाई एंड पाई कैंसिल, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन 2, तो R2 इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाई रूट 2 आएगा। यहाँ H2 इज इक्वल टू H1 R1 अपॉन 2, क्या क्या समझ में आया। H2 इज इक्वल टू R2 को इधर शिफ्ट किया, इधर शिफ्ट करने के बाद क्या बनेगा, H1 R1 डिवाइड बाई R2 बनेगा। देखो H2 R2 इज इक्वल टू H1 R1 है, तो मुझे H2 चाहिए, H2 निकालना है, तो हम H1 R1 एज इट इज रखेंगे, R2 इधर शिफ्ट करेंगे, ये इधर शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे डिवाइड हुआ। तो देखो H1 की वैल्यू देके रखे 3.2 इधर पुट करो, R1 एज इट इज रहने दो, R2 को ये पुट करो R1 डिवाइड बाय रूट 2, तो R1 यहाँ कैंसिल होगा, रूट 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, तो 3.2 इंटू 1.414 अगर मैंने पुट किया तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन मुझे मिलता है 4.525 सेंटीमीटर। समझ आया। चलो स्क्रीनशॉट निकालते चलो बच्चों साइमल्टेनियसली। उसके बाद अक्टूबर 2015 में अगर आपने कुछ भी न्यूमेरिकल्स नहीं किए हैं बच्चों, तो एटलीस्ट ये जो न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे दिए ना, इतनी तो भी करके जाओ एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अक्टूबर 2015 में पूछा गया सवाल है, अ रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर 4 mm इज अबाउट टू फॉल ऑन द ग्राउंड, कैलकुलेट द प्रेशर इनसाइड द रेन ड्रॉप। हमें प्रेशर फाइंड करना है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर देके रखा है T इज इक्वल टू 0.072 न्यूटन पर मीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देके रखा है। चलो सबसे पहले गिवन T क्या दिया है 0.072 न्यूटन पर मीटर, D इज इक्वल टू 4 mm दिया है, 4 mm का ही मतलब होता है 4 इंटू 10⁻³ मीटर, है ना। उसके बाद डायमीटर का यूज करके हम रेडियस निकालेंगे, R इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ आएगा मीटर, PO मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर देके रखा है ना, मतलब आउटसाइड प्रेशर देके रखा है 1.013 इंटू 10⁵। बच्चों लैप्लास लॉ PI माइनस PO इज इक्वल टू क्या होता है 2T अपॉन R, वो फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, हमें इनसाइड प्रेशर निकालने के लिए बोला है। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, PO इधर शिफ्ट किया तो ये PO प्लस 2T अपॉन R आएगा। PO कितना है वैल्यू पुट करो 2, T कितना दिया है 0.072, 2 यहाँ कैंसल, 10⁻³ ऊपर जाएगा 10⁻+3 बनेगा, 1.013 इंटू 10⁵ प्लस 0.072 इंटू 10⁻³ बनेगा, 1.013 इंटू 10⁵ प्लस इसको मैंने 10⁵ करने के लिए 2 डिजिट इधर शिफ्ट किए, 3 + 2 है ना, तो 2 डिजिट शिफ्ट करने के बाद 0.0072 इंटू 10⁵, तो इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 1.01372 इंटू 10⁵ हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अक्टूबर 2015 का ये सवाल था। उसके बाद चलते हैं मार्च 2016 में। मार्च 2016 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, सेम इसी टाइप के बच्चों आगे 3 साल सेम लगातार सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मैं सॉल्व करके दूंगी लेकिन वो आप लोग करोगे। क्वेश्चन देखो क्या था, एनर्जी, मैंने बोला ना सरफेस एनर्जी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब वर्क डन का फॉर्मूला। एनर्जी ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज 5 पाई, ये कितना है 5 पाई, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा 5 पाई टी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज 5 पाई टाइम्स सरफेस टेंशन उन्होंने देके रखा है, 5 पाई टाइम्स सरफेस टेंशन मतलब 5 पाई टी, ये फॉर्मूला T इंटू डेल्टा है, वही यूज करेंगे हम लोग। टी तुरंत कैंसिल हो जाएगा। सरफेस टेंशन के 5 टाइम्स देके रखा है, 5 पाई टाइम्स देके रखा है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द ड्रॉप, मतलब हमें डायमीटर निकालना है, तो हमें रेडियस निकालनी होगी, रेडियस का यूज करके डायमीटर इज इक्वल टू 2r हम लोग निकाल। सेम टाइप का क्वेश्चन आगे भी पूछा गया है, देखो तो इन सीजीएस मतलब सेंटीमीटर में ही रखनी है, देखो कैसे निकालेंगे। E इज इक्वल टू क्या होता है T इंटू डेल्टा ए, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, ओके, तो E इज इक्वल टू डेल्टा ए की जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी पुट कर दो, तो E की वैल्यू देके रखिए 5 पाई टी यहाँ पुट करो, दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, टी एज इट इज रहेगा, टी यहाँ कैंसिल होगा, पाई पाई यहाँ कैंसिल होगा, आर स्क्वायर 4 को इधर शिफ्ट किया तो क्या बनेगा 4 पाई इधर भी कैंसिल किया तो भी चलेगा 5/4, तो r इज इक्वल टू क्या मिलेगा √5/4, मतलब क्या √5 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा यहाँ पे 2, तो r इज इक्वल टू √5 डिवाइड बाय 2, तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2r
मतलब 2 इंटू रेडियस कितनी है √5/2, तो ये 2 और ये 2 यहाँ कैंसल, मुझे मिला √5 की वैल्यू होती है 2.236 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको लॉग टेबल में मिल जाएगी। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। और सेम टाइप का न्यूमेरिकल देखो π√t दिया है, π√2t दिया है, तो ये आप लोग खुद ट्राई करोगे, सेम वे से करना है बच्चों। मैं आपको आंसर बता देती हूँ इसका आंसर है डायमीटर 1.1892 मीटर, ये मीटर में सॉल्व करना है। डायमीटर इज इक्वल टू, एक मिनट है यहाँ लिखती हूँ आंसर है इसका डायमीटर इज इक्वल टू 1.1892 मीटर, ये इसका आंसर है। आप लोग इसको सॉल्व करोगे बच्चों। और सेम टाइप का देखो, ये कब था, जुलाई 2016 में, एंड उसके बाद मार्च 2017 में भी सेम सवाल पूछा गया था। तो ये मैंने सॉल्व करके दिया है, आप लोग देख लोगे, सेम वे से है। ठीक है, उसके बाद जुलाई 2017 में ये सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन देखो क्या था, 2 सोप बबल्स हैव रेडियाई इन द रेशो 4:3। 2 सोप बबल्स है, इनका रेडियस का रेशो दिया है R1:R2 इज इक्वल टू 4:3। व्हाट इज द रेशो ऑफ वर्क डन, और हमें W1:W2 पूछा है। तो ऑब्वियसली सोप बबल है तो मुझे यहाँ 2T लेना जरूरी है, 2T इंटू डी है, W इज इक्वल टू 2T इंटू डी है। तो क्या बनेगा देखो, W1 पहले निकालो, 2T 4πr1² आएगा, W2 2T 4πr2² आएगा, दोनों को डिवाइड करो, क्योंकि रेडियस के फॉर्म में लाना है ना। तो एरिया का फॉर्मूला क्या बोला है बबल के लिए मैंने, 4πr², सबसे ज्यादा यूज हुआ है ये फॉर्मूला। 2T 4πr1², 2T 4πr2², दोनों को डिवाइड करो, ये डिवाइड में ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R1/R2। W1/W2 इज इक्वल टू R1² दोनों को कॉमन स्क्वायर निकालो, तो ये कितना है 4/3, यहाँ पुट करो, तो 4 का स्क्वायर आएगा 16, 3 का स्क्वायर आएगा 9, 16:9, ये हमारा फॉर्मूला है, फाइनल आंसर। ठीक है, सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं मार्च 2018 में, उसी फॉर्मूले के ऊपर देखो, बार बार उसी फॉर्मूले के ऊपर सवाल पूछा गया है। R1 कितना है 1 सेंटीमीटर, R2 है 2 सेंटीमीटर, टेंशन दिया है 30, वर्क डन निकालना है। क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, उसके बाद आप गिवन लिखोगे। कैलकुलेट द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ सोप बबल इन एयर फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर। R1 R2 देख के रखा है, टेंशन दिया है, W निकालना है। तो W इज इक्वल टू T इंटू डी डेल्टा ए आएगा। A1 दिया है 4πr1², R का फॉर्मूला पुट करो 1, R का वैल्यू 1, देन आएगा 4π सेंटीमीटर²। A2 दिया है 4πr2, तो 2² इज 16, 16π आएगा, सॉरी 2² इज 4, 4 जा 16, 16π सेंटीमीटर²। फिर डेल्टा ए निकालो, A2 -A1, 16 - 4 आएगा 12π सेंटीमीटर²। देन W इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ए, 2T दिया है 30, और ये 12 इंटू 3.14 यहाँ पुट किया, तो इसका आंसर मुझे मिला 2.326 10⁻3। याद रखो ये सेंटीमीटर में है, इसलिए यहाँ अर्ग लिखा है। अगर बोला जूल में कन्वर्ट करो तो बस आप क्या करोगे, इसको 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इन जूल आ जाएगा। बट सारी वैल्यूज SI में देखो, CGS में है, डाइन पर सेंटीमीटर, 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 तो अर्ग लिखा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत सिंपल सवाल था बच्चों। क्वेश्चन देखो क्या था, जुलाई 2018 का। A horizontal circular loop of wire of radius 0.02 meter is lowered into crude oil and a film is formed. The force due to the surface tension of the liquid is 0.0113 Newton. Calculate the surface tension of the crude oil. देखो T निकालना है, सिंपल है। R दे के रखा है बच्चों, F दे के रखा है, और हमें T निकालना है। T नहीं, हाँ T ही निकालना है। तो यहाँ लेकिन एक बात याद रखनी है बच्चों, यहाँ L जो है वो हमें फाइंड करना होगा 2 इंटू 2πr का यूज करके। आप तुरंत यहाँ पुट नहीं कर सकते, क्योंकि रेडियस दी है, हमें लेंथ नहीं पता है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, T इंटू एल है ना, T इंटू एल है, T निकालना है, तो T इज इक्वल टू F/L आएगा। तो L इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू 2πr, दैट इज इक्वल टू 4πr आएगा। ये यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग स्टेप है। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, 4πr इंटू T, तो T इज इक्वल टू क्या बनेगा, 4πr को इधर शिफ्ट करो, F डिवाइड बाय 4πr। F कितना है 0.0113, 4 इंटू 3.14, R 0.02, तो ये बनेगा 113 इंटू 10⁻⁴, 4 इंटू 3.14 इंटू 2 इंटू 10⁻, मैंने इसको पॉइंट को शिफ्ट किया 2 डिजिट, तो -2 बनेगा, और इसको सॉल्व करने के बाद ये मुझे मिलेगा। ठीक है, 4.495 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। सिंपल क्वेश्चन।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जुलाई 2019 में पूछा गया सवाल, सेम क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे भी, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे रॉड दिया है तो रॉड का लेंथ रहेगा, या अगर ऐसे मिनिस्कस है तो हम 2πr लेते हैं लेंथ। अब यहाँ पे क्या था देखो, एक मिनट, ये क्वेश्चन में देखो, सरफेस फिल्म है, फिल्म इज फॉर्म द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन द लिक्विड इज, हमने क्या लिया है, सर्कुलर वायर लिए, सर्कुलर लूप ऑफ वायर, ये देखो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप है, इसलिए मैंने सर्कल लिया, 2πr लिया, 2 × 2πr किया। बट रॉड है तो रॉड के लिए हमें L ही रखना पड़ेगा, उसके लिए हमें चेंज नहीं करना, बस सेम बच्चों, बस यहाँ पे लेंथ हमें 2L लेनी है, दैट्स इट, कुछ भी डिफरेंस नहीं, और टेंशन निकालना है। तो देखो L दिया है 4 सेंटीमीटर मतलब 0.04 मीटर, F दिया है 3.2 × 10⁻³ न्यूटन, टेंशन F इज इक्वल टू T × 2L आए, T × L है, बट फॉर रॉड लिक्विड वेट्स इट फ्रॉम 2 साइड्स, दोनों साइड से वेट करेगा, इसलिए हमने 2L लिया। तो F इज इक्वल टू T × 2L रहेगा, तो यहाँ T इज इक्वल टू F/2L आएगा। F कितना है 3.2 × 10⁻³ और 2 × L कितना है 0.04 मतलब 4 × 10⁻² आएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करो, 2 से डिवाइड किया तो ये बनेगा 1.6 है ना, 4 से वापस डिवाइड किया तो 0.4, ये -2 ऊपर शिफ्ट हुआ +2 बन गया, तो 0.4 × 10⁻³ +2 दैट इज -1, तो ये मुझे मिला 0.04 न्यूटन पर मीटर। वेरी सिंपल, ये बहुत आसान सवाल था, जुलाई 2019 का है ना। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2019 में और एक सवाल इसके ऊपर पूछा गया था। क्वेश्चन देखो क्या था बच्चों, ये भी सिंपल है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन देखो क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस 0.1, मतलब इनिशियली बबल 0। अब यहाँ एक ही रेडियस दी है ना बच्चों, तो पहली रेडियस आप 0 ही लोगे, तो आ रहा है कितना आएगा 0 मीटर, और इसको ब्लो करने के बाद 0.1 मीटर आएगा। उसके बाद टेंशन देके रखा है 39 पर सेंटीमीटर, इसको मैंने न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि रेडियस मीटर में दी है, अगर ये भी सेंटीमीटर में होती तो हम उसको कैलकुलेट कर लेते, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। अगर रेडियस मीटर में दी है तो पहले इसको सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, डाइन को 10⁻5 न्यूटन में कन्वर्ट किया तो 10⁻5 आएगा, सेंटीमीटर का मीटर में 10⁻2 आएगा, तो -5 डिवाइड बाय -2 एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ ऐड की, -2 ऊपर शिफ्ट करने के बाद +2 बनेगा। 30 को 10 में कन्वर्ट कर लिया, मतलब ये 0 को मैंने +1 यहाँ लिखा, ये -3 + 1 बनेगा, 3 × 10⁻2 बनेगा। आ रहा है 0, RF है 0.1, तो वर्क डन इज इक्वल टू T × ΔA, ये फॉर्मूला वापस यहाँ पे यूज होता है, बट यहाँ मुझे DA निकालना होगा। DA मतलब चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया मतलब A2 - A1। चलो निकालते हैं, इनिशियल एरिया 0, फाइनल एरिया 2 × 2πr², सेम न्यूमेरिकल हमने इसके पहले भी सॉल्व किया, ये आएगा 8πr², तो डेल्टा A मुझे मिलता है 8πr²। 8πr² यहीं पे कैलकुलेट किया, ऑलरेडी एक बार ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। 8 × 3.14 × रेडियस है 0.1 का स्क्वायर, तो ये बना 0.2514। इसको वर्क डन के अंदर पुट करो, वर्क डन का फॉर्मूला T की वैल्यू है 3 × 10⁻², DA हमने निकाला 0.2514, बस सीधा मल्टीप्लीकेशन करना है, आपका आंसर आ गया। इसको जूल के फॉर्म में लिखो, अर्ग नहीं, क्योंकि सारे SI यूनिट है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस न्यूमेरिकल्स। मार्च 2022 में सारे प्रीवियस ईयर सवाल में लेके आई हूँ बच्चों, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर आप इतना भी करते हो मोर देन सफिशिएंट, मैं बोलती हूँ। देखो 8 ड्रॉपलेट्स, बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक बार जेई में भी पूछा गया सवाल है, सेम क्वेश्चन मार्च 2022 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपके बुक में सॉल्व क्वेश्चन है, सेम वाला क्वेश्चन। देखो आप लोग चेक कर सकते हैं, थोड़ी बहुत वैल्यूज इधर उधर होगी लेकिन क्वेश्चन सेम है। 8 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.2 mm कोलेस इनटू अ सिंगल ड्रॉप। देखो 8 ड्रॉप से 1 2 3 4 5 6 7 8 इनको कोलेस किया, मतलब इनको इकट्ठा किया और इसे एक सिंगल ड्रॉप बनाया, इकट्ठा, ऐसा क्वेश्चन जेई में बहुत बार आता है बच्चों। 8 ड्रॉप्स लिए, उनको इकट्ठा किया और सिंगल ड्रॉप बनाया। सिंगल ड्रॉप बनाने के बाद फाइंड द डिक्रीज इन द सरफेस एरिया। देखो R इज इक्वल टू 0.2 mm, R इज इक्वल टू क्या है 0.2 × 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट किया, तो सेंटी और मिली की वैल्यू लर्न करके रखो बच्चों। सेंटी की वैल्यू -2, मिली की वैल्यू -3, हमेशा यूज, सबसे ज्यादा यूज होती है।
उसके बाद n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने हैं 8 है, ठीक है। हमें निकालना है डिक्रीज इन एरिया, उन्होंने पूछा है डिक्रीज इन सरफेस एरिया निकालो, मतलब डिक्रीज इन एरिया निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल है, तो फॉर्मूला क्या है, dA इज इक्वल टू 4 पाई nr स्क्वायर माइनस फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया कितना है 4 पाई nr स्क्वायर, नंबर ऑफ ड्रॉप्स nr स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया 4 पाई r, सॉरी इनिशियल एरिया माइनस फाइनल, क्योंकि ये 8 है ना, ये बड़ा रहेगा वो छोटा रहेगा, तो ये 4 पाई nr स्क्वायर माइनस 4 पाई r, उसकी रेडियस, इसकी रेडियस हमने स्मॉल r ली है और इसकी रेडियस हमने कैपिटल R ली है, इसकी स्मॉल r इसकी कैपिटल R। तो हमें क्या क्या पता लगाना है, देखो n पता है, r कैपिटल R दिया है लेकिन स्मॉल r दिया है लेकिन कैपिटल R मुझे फाइंड करना है। तो कैपिटल R फाइंड करने के लिए मुझे वॉल्यूम का सहारा लेना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉपलेट्स क्या आएगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, क्योंकि उसकी रेडियस स्मॉल r है, इसकी रेडियस कैपिटल R है। अब यहाँ पे ये जितने ड्रॉप्स है n, इसके वॉल्यूम को मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे यही वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स 4/3 पाई r क्यूब, सारे मिला के जितना वॉल्यूम है इतना ही इसका वॉल्यूम है n इंटू 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ 4/3 कैंसिल हो रहा है, पाई कैंसिल हो रहा है, दैट मीन्स r क्यूब इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा nr क्यूब। क्यूब रूट लिया तो क्यूब रूट ऑफ n इंटू r आएगा, n कितना है 8, तो पुट करो क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴, r की वैल्यू हमने फाइंड की है। तो ये इसका क्यूब रूट क्या होता है 8 का क्यूब रूट 2, तो 2 इंटू 10⁻⁴, मतलब कैपिटल R की वैल्यू मुझे मिली 4 इंटू 10⁻⁴, तो R मिल गया, बस वो R की वैल्यू इसके अंदर पुट करने के बाद आपको एरिया मिल जाएगा। तो चलते हैं एरिया की, तो मार्च 2022 का सवाल था बच्चों। dA इज इक्वल टू क्या मिला, फॉर्मूला क्या है 4 पाई nr स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई कॉमन निकालो nr स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो यहाँ 4 की वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू 3.14, n कितना है 8, स्मॉल r की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁴ स्क्वायर माइनस कैपिटल R की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁴, सब वैल्यूज पुट करो, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁴ टू जाइड माइनस 4 टू जाइड, 8 कॉमन निकालो, 8 4 जा 32 माइनस 16 इंटू 10⁻⁸, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलेगा 32 माइनस 16 आएगा इंटू 10⁻⁸, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो dA इज इक्वल टू 2 डिजिट मैंने अगर शिफ्ट किए तो 2.011 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर हमें फाइनल आंसर मिलेगा। बच्चों ये सारे हमारे न्यूमेरिकल्स थे, अभी बस इसके क्या बचे हैं MCQs, वो मैं लेती हूँ, देन हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होगा। बच्चों अभी चलते हैं MCQs की तरफ। इसके ऊपर MCQs देखो कितने पूछे गए हैं, देखो ये वाला, अभी देखो पहला क्वेश्चन देखो। अब ये जो मैंने लास्ट सवाल यहाँ पे सॉल्व किया ना बच्चों, ये वाला, इसके ऊपर MCQs, ये रिलेशन याद रखो आप लोग, ये वाला रिलेशन, इसके ऊपर ही MCQ पूछा गया है। क्या है देखो, पहला क्वेश्चन देखो, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय फिल्टर पेपर इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है बच्चों एब्सॉर्प्शन, किसका एग्जांपल अभी बताया मैंने, कैपिलैरिटी का एग्जांपल है ना ये, तो इसका आंसर क्या आएगा कैपिलैरिटी। एब्सॉर्प्शन किसकी वजह से होता है, कैपिलैरिटी की वजह से। अब ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। n droplets of equal size of radius r coalesce to form a bigger drop of radius capital R। ये मार्च 2009 का था, ये मार्च 2013 का सवाल था, ये भी जेई लेवल का क्वेश्चन था बच्चों। देखो उन्होंने क्या पूछा है, ड्रॉपलेट्स ऑफ इक्वल साइज ऑफ रेडियस r coalesce to form a bigger drop of radius capital R। बहुत सारे r स्मॉल के, मतलब मैंने बताया ना, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स लिए, ये ड्रॉपलेट्स को हमने कोलेस किया और इसको इससे एक बिगर ड्रॉप बनाया, ऐसा क्वेश्चन तो होता ही है बच्चों। द एनर्जी लिबरेटेड इज, मतलब एनर्जी का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या था, T इंटू डी ए मतलब क्या, वर्क इज इक्वल टू, देखो यहाँ एक्स्ट्रा पेज में लेके सॉल्व करके बताती हूँ आपको। देखो यहाँ पे एक मिनट, वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे क्या आएगा, देखो इसका आंसर थोड़ा सॉल्व करना है बच्चों। यहाँ पे T इंटू डी, वर्क डन इज इक्वल टू, मतलब स्पीयर है तो ये आएगा 4 पाई, चेंज इन एरिया क्या आएगा 4 पाई nr स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, है ना। ये हमने फॉर्मूला यूज किया ऑलरेडी, कहाँ पे यूज किया, इसके पहले के न्यूमेरिकल में, 4 पाई nr स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर। तो देखो यहाँ r क्यूब इज इक्वल टू क्या है nr क्यूब, ये रिलेशन यहाँ यूज करो। देखो क्या आएगा, r क्यूब इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे ऑप्शंस में r के फॉर्म में है,
तो यहाँ ये रिलेशन हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ r इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू r, क्यूब रूट हटा दिया, क्यूब रूट ले लिया सबका, तो ये दोनों का क्यूब रूट की वजह से क्यूब कैंसिल होगा और इसको क्यूब रूट आ जाएगा। तो इससे मुझे r की वैल्यू क्या मिलती है, r डिवाइड बाई n रेज टू 1/3, इसको इधर शिफ्ट किया तो डिवाइड होगा। तो इस r की जगह पे मैं ये फॉर्मूला पुट करूंगी तो क्या मिलता है, देखो वर्क डन इज इक्वल टू t इंटू 4 पाई nr स्क्वेयर, 4 पाई nr, r क्या है यहाँ पे ये पुट करो, r डिवाइड बाय n रेज टू 1/3 माइनस 4 पाई r स्क्वेयर, ठीक है, इसका स्क्वायर है। देयरफॉर w इज इक्वल टू t इंटू, यहाँ 4 पाई दोनों में से कॉमन निकालो, क्या आएगा देखो, 4 पाई अगर दोनों में से कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में ये r स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे मिलता है n इंटू, यहाँ n रेज टू 2/3 है, n डिवाइड बाय 2/3 आएगा, ये n डिवाइड बाय n रेज टू 2/3 माइनस यहाँ 1 आएगा, ये 1 है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, t इंटू 4 पाई r स्क्वायर n रेज टू 1 माइनस 2/3 माइनस 1 माइनस 2/3 कितना आएगा, 4 पाई r स्क्वायर इंटू t, ये आएगा n रेज टू 1/3 माइनस 1, ऐसा ऑप्शन है देखो बच्चों, 4 पाई r स्क्वायर t n रेज टू 1/3 माइनस 1, मतलब पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, ये सेकेंड था देखो। उसके बाद मार्च 13 में पूछा गया सवाल है ये। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बिग ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल R इज फॉर्म फ्रॉम 1000 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, द रेडियस ऑफ अ ड्रॉप विल बी 1000 ड्रॉपलेट्स, मतलब क्या, वही फॉर्मूला, क्या r क्यूब इज इक्वल टू 1000, n की जगह पे 1000 r क्यूब पुट करो, तो इसका क्यूब रूट लिया तो r इज इक्वल टू क्या आएगा 10 इंटू r, इसका क्यूब रूट 10 मिलेगा, तो r इज इक्वल टू क्या आएगा r डिवाइड बाय 10, r डिवाइड बाय 10 कौन सा ऑप्शन है, ये सेम टाइप के ऊपर, बस यहाँ n की वैल्यू देके रखी है, अक्टूबर 13 में पूछा गया सवाल था बच्चों। साथ में इसको टिक करते चलो, सॉल्व भी करते चलो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस सरफेस टेंशन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मोल्टन कॉपर में टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद सरफेस टेंशन, थेरोटिकल क्वेश्चन है ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस सरफेस टेंशन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मोल्टन कॉपर। उसके बाद एंगल ऑफ कांटेक्ट इन पेयर ऑफ प्योर वाटर विद क्लीन ग्लास 0 डिग्री होता है बच्चों। आपके एग्जाम्पल में दिया है देखो, 0 एंगल ऑफ कांटेक्ट, एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट, ऑप्टिस, मैंने बताया ना आपको, मैंने एक टेबल बना के दिया है, उसमें मैंने दिया है ये एग्जाम्पल। उसके बाद 2 कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स पार्शियली डिप्ड इन द सेम लिक्विड वर्टिकली, देन द राइज ऑफ लिक्विड, जुलाई 16 में पूछा गया सवाल है। राइज ऑफ लिक्विड कहाँ पे होगा, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अगर मैंने ग्लास लिया, ग्लास में जितना वाटर है उतना ही मैंने डिश में लिया, तो क्या होगा, हाइट ज्यादा रहेगा, डिश का हाइट कम रहेगा, इसका मतलब जिसकी रेडियस कम है उसका हाइट ज्यादा, तो मोर इन द ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर, डायमीटर मतलब रेडियस, ठीक है। उसके बाद 1000 टाइनी मर्क्यूरी ड्रॉपलेट्स कोलेट्स टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ द ड्रॉप, टेम्परेचर इंक्रीज होगा बच्चों क्योंकि कोलिजन बढ़ेगा, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स को इकट्ठा करना है, कोलिजन बढ़ेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस। उसके बाद जुलाई 17 में पूछा गया सवाल। उसके बाद जुलाई 18 में क्या पूछा गया था, रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ अ लिक्विड इज 5 सेंटीमीटर, देखो लॉन्ग L देखे रखा है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड, मतलब एरिया क्या रहेगा 5 इंटू 4 है ना, 4/4, 5/4 का एरिया दिया है, 10 टू -2 -2 इंटू -2 -4 बनेगा, एरिया इज इक्वल टू 5 इंटू 4, मतलब 20 कर दो इसको डायरेक्टली, 5 4 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 20 इंटू 10 टू -2 मीटर स्क्वायर, ये मुझे एरिया 1 मिल रहा है, ठीक है। एरिया 2 दिया है 7 इंटू 5, मतलब 7 5 35, A2 कितना दिया है 35 इंटू 10 टू -4 चाहिए बच्चों, 4 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, तो सेंटी की वैल्यू -2, उसका स्क्वायर मतलब -4। रेक्टेंगुलर वर्क डन मतलब W देके रखा है 0.06 जूल है ना, एंड सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू क्या आएगा W/dA, ये फॉर्मूला यूज करो, तो T इज इक्वल टू W कितना है 0.06, dA मतलब A2 - A1, 35 इंटू 2 करना पड़ेगा क्योंकि देखो फिल्म लिक्विड
डबल लेयर फॉर्म होता है यहाँ पे, है ना, लिक्विड का डबल लेयर है, तो 2 इंटू 35 माइनस 20 इंटू 10⁻⁻⁴, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। दिए चेंज इन एरिया 2 इंटू 35 माइनस 20 इंटू 10⁻⁴ मैंने कॉमन निकाला, तो इसको सॉल्व करने के बाद में डायरेक्ट आंसर बोलूँ आपको ये चाहे मिल जाएगा 0.03 डिवाइड बाय यहाँ पे 35 माइनस 20 दैट इज 15 इंटू ये 10⁻⁻⁴ ऊपर गया तो +4 बनेगा। इसको सॉल्व करो बच्चों, 0.002 है ना, 0.002 इंटू 10⁻⁴, तो अगर मैं ये 4 डिजिट शिफ्ट कर दूं तो ये 20 बन जाएगा, है ना, 1 2 3 4 20 जूल पर मीटर स्क्वायर है क्या, यस 20 जूल पर मीटर स्क्वायर। ऐसे सॉल्व करेंगे बच्चों हम इसको, ठीक है। इसको चाहे तो आप लिख लो इसके आगे, चलेगा। तो ये हो गए जुलाई 18 तक, और भी है, मैंने 2022 के तक सारे लाए हैं। देखो उसके बाद पूछा गया था मार्च 19 में, ये सवाल पूछा गया था इस टॉपिक के ऊपर। हर एक ईयर में एक तो भी क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर पूछा गया है एमसीक्यू। व्हेन अ स्पैरिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस इज लाइक अल्कोहल इज डिसॉल्व इन अ वाटर, स्पैरिंगली मतलब पार्टली सोल्यूबल सब्सटेंस ऐड करने से सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए, डिक्रीजेस। 2 ड्रॉपलेट्स कोलेज, 2 ड्रॉपलेट्स को इकट्ठा किया तो एनर्जी लिबरेट होती है, ए ऑप्शन ए, मार्च 20 का सवाल। एंड मार्च 2022 में रेडियस एंड हाइट के ऊपर रिलेशन, जो हमने सेम न्यूमेरिकल सॉल्व किया ना, वैसा ही न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। लिक्विड राइजेस इन अ ग्लास इन अ कैपिलरी, देखो लिक्विड राइजेस इन अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब अप टू हाइट H1 लेके रखा है, कितना 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर इफ अनदर ग्लास कैपिलरी ट्यूब हैविंग रेडियस हाफ दैट, मतलब R2 इज इक्वल टू R1/2 दिया है, ठीक है, हाफ दैट इमर्स इन द सेम लिक्विड, द राइज ऑफ लिक्विड मतलब H2 निकालना है। तो बच्चों H2 का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, H1R1 इज इक्वल टू क्या होता है, H2R2, तो H2 इज इक्वल टू H1R1 डिवाइड बाय R2, तो ये बनेगा H1 इंटू R1 अपॉन R1/2, R1 कैंसल, तो H1 इंटू 2, मतलब H1 कितना है 2.5 इंटू 2 5 आना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। देखो ये था हमारा 5 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बच्चों ऐसे 2022 में सवाल पूछा गया था, सारे न्यूमेरिकल्स, सारे एमसीक्यू, सारे डेरिवेशंस इस चैप्टर के 1 शॉट में मैंने कवर किए हैं। बच्चों होप सो सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वेरी यूजफुल वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें बच्चों, जितना हो सके उतना शेयर करें। और ऐसे ही मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड चैप्टर लेके आऊँगी, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।